मंच पर विराजमान एजाज भाई, आर्ची बहन, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट से भी छोटे हैं, तो ये मेरे यूँ समझ लो छोटे भाई बहन हैं। हमारी प्रिय सीमा जी, ललित जी, कुमावत जी, आगे की रो में बैठे मेरे कृष्णा एकेडमी के सारे जो फैकल्टी मेंबर हैं, वो यहाँ के स्टूडेंट। बच्चों, आज हम जो चर्चा करने आए हैं वो ये है कि हर बच्चे का सपना होता है। मुझे कॉलेज में पढ़ाते हुए 35-36 साल हो गए। जब फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है तो मैं उससे सबसे पहले ये पूछती हूँ, बेटा क्या करना चाहते हो? हर बच्चे का जवाब होता है, मैडम आरएएस बनना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा गोल लेकर आते हैं, लेकिन जब थर्ड ईयर करके वो पास आउट होके कॉलेज से निकलता है तो बिल्कुल ब्लैंक होता है। उसको ये भी नहीं पता कि आरएएस क्या होता है, आरएएस की प्रिपरेशन कैसे होती है, कहाँ जाना है, कहाँ तैयारी करनी है। कॉलेज के खुले माहौल में बिल्कुल वो ऐसे हो जाता है जैसे कि वेस्टर्न कल्चर का सबसे बड़ा सेंटर कॉलेज ही है। तो बच्चों, सबसे पहले जब हम दिमाग में ये बिठा लें कि हमको आरएएस निकालना है, हमको सारे कंपटीशन फाइट करने हैं और किसी भी कंपटीशन में एक बार निकलना है, तो ये सबसे पहले अपने को दिमाग में गोल सेट करना पड़ेगा। जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ, आप लोग सिर्फ एक गोल सेट करके आज जाना है यहाँ से कि मुझे किसी भी कंपटीशन को निकालना है। और आरएएस तो आप प्रिपरेशन करेंगे तो कोई भी कंपटीशन आप आराम से निकाल पाएंगे। दूसरा है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं खुद भी कई आरएएस के बच्चों को गाइड करती रहती हूँ, तो उनके पास प्रॉपर सिलेबस नहीं होता है। 2023 का सिलेबस चाहिए, वो सिलेबस मेरे पास लेकर आते हैं 2012 का। एवरी टाइम आरपीएससी, यूपीएससी सिलेबस चेंज करती रहती है, तो अपने पास सबसे लेटेस्ट करंट सिलेबस होना चाहिए। चाहे आप सिलेबस को ऑनलाइन रखें या ऑफलाइन रखें। ऑफलाइन रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना होगा। ये नहीं कि आज तो मैं 18 घंटे पढ़ ली और 3 दिन बाद कुछ नहीं करा, 3 दिन, और 3 दिन बाद फिर मैं आई, फिर 3 घंटे पढ़ा कि भाई वो 18 घंटे मैंने कंपनसेट कर लिए 3 दिन में। ऐसा नहीं है, हमको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि हर दिन हमको 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे पढ़ाई करनी है। मंच पर जो 2 यंगस्टर्स बैठे हैं, मैंने इनको बहुत ज़्यादा तो नहीं जाना है, लेकिन जब भी देखा है तब भी इनको शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैंने अपना कोचिंग, अपना सिलेबस कंप्लीट करके आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते हुए देखा है। तो अपने को टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि टाइम टेबल बना लिया और आपने 10 घंटे गोल सेट कर लिया तो 10 घंटे बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। आप एंजॉय करिए, आप पिक्चर देखिए, आप घर का काम करिए, आप फ्रेंड्स के साथ घूमिए, आप शादी एंजॉय करिए, लेकिन उस 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे से अपने को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगला कि देखिए, जो बिगनर्स हैं उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि पढ़ना कैसे है। सब कुछ आता है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये नहीं पता होता है। तो जैसे कृष्णा एकेडमी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस हमारे लिए अवेलेबल करवाई है। कभी कभी मैं भी पढ़ती हूँ, जब मैं अटक जाती हूँ तो आपके डायरेक्टर को फ़ोन करती हूँ कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे ये पढ़ा दीजिए। तो बेटा, पढ़ने में कभी किसी बात की शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं आपके सामने एक और फैकल्टी बैठी है, इनसे भी कभी कभी मैं भी पूछती हूँ। मतलब आप ये सोचिए कि
पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई एज नहीं होती है। आपको ऑफलाइन भी पढ़ना है, ऑनलाइन भी पढ़ना है, और यदि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन करके या ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करके हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो सबसे बड़ी ये आती है कि मैंने मंडे टू सैटरडे सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जो सैटरडे पढ़ा वो तो याद है, लेकिन जो मंडे करा याद वो थोड़ा थोड़ा मिस हो रहा है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, एवरी डे हमको रिवीजन करना है। 5 घंटे पढ़ाई की, 1 घंटा हमको रिवीजन करना है कि मंडे को ये पढ़ा है और ट्यूसडे को ये पढ़ा है, तो मंडे और ट्यूसडे की जो रिवीजन है वो हमको वेडनेसडे को करनी ही होगी, और मंडे से सैटरडे तक जो पढ़ा है उसकी हमको संडे को रिवीजन करनी होगी। यदि हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या है, पीछे का भूल जाएंगे। पीछे का भूल गए तो हमारा पढ़ना बेकार चला जाएगा, हमारा सिलेबस कंप्लीट करा हुआ जो पिछला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हमें रिवीजन भी करना है। अब क्या होता है, कॉलेज में भी हम देखते हैं कि बच्चे को पूरा सिलेबस आता है, हमने पूरी तैयारी करवा दी, हमने उनको ऑनलाइन पढ़ा दिया, ऑफलाइन पढ़ा दिया, नोट्स दे दिए, सब कुछ दे दिए। आपको भी कृष्णा एकेडमी में सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। मुझे आता तो हुमायूं के टॉपिक में इतना सारा है, लेकिन मुझे लिखना सिर्फ हुमायूं के मकबरे के बारे में है, और वही चीज़ हमें नहीं आ रही है। कहते हैं बच्चे बाहर निकल के कहते हैं मुझे सब कुछ आ रहा था, सिर्फ इस टॉपिक में से यही चीज़ नहीं आई जो एग्ज़ाम में आ गई है या पूछ ली है। तो बेटा हमको पिछले जो क्वेश्चन पेपर है उनको लिख कर सॉल्व करना ही होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इतना सब कुछ कर लेते हैं बच्चे, फिर भी हमारे पास लास्ट मोमेंट पे बच्चे आते हैं, कहते हैं मैडम पढ़ तो लिया लेकिन बहुत टेंशन हो रही है। और ये टेंशन स्टूडेंट को होती है, ये बात नहीं है, ये टेंशन हमको भी होती है। जिस दिन हमको स्पेशल लेक्चर देने जाना होता है उस दिन पूरी रात नींद भी नहीं आती है कि पता नहीं कैसे बच्चों को फेस करेंगे, बच्चे कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, हम उनको कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। हम लोग भी टेंशन में रहते हैं, लेकिन टेंशन थोड़ी देर रहती है, क्योंकि हम लोगों ने अपना आत्मविश्वास खुद में डेवलप कर लिया है। आप ये सोचिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे करना है और मैं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। जब ये 2 शब्द आपके दिमाग में, 2 सेंटेंस आपके दिमाग में आ जाएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, तो फिर कोई कंपटीशन आपके लिए बहुत बड़ा नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, आरएस जब देते हैं तो प्री में तो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि सारे घोड़े खोल देते हैं, और रिजल्ट आने के बाद थोड़ा स्लो हो जाते हैं, और फिर उसका रिज़ल्ट ये आता है कि मेन में उनके नंबर थोड़े से कम आते हैं। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को शुरू से ही ये देखना है कि बच्चे कैसे पूरे जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ उसके बीच में ब्रेक नहीं लगे। 1-2 दिन ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन अपने स्टडी को 5 घंटे या 4 घंटे से 2 घंटे पे नहीं लाना है। अपने नोट्स बनाने हैं, अपने तरीके से नोट्स बनाने हैं, जिस तरीके से आप लोगों को याद होता है उस तरीके से। हर व्यक्ति की अपनी थ्योरी होती है, अपना सेट फॉर्मूला अपने अपने तरीके का होता है, तो आप अपने तरीके से जैसे उसको याद कर सकते हैं वैसे याद करिए, वैसे लिखिए, वैसे नोट्स बनाइए। कुछ लोगों को केवल कीवर्ड से ही याद हो जाता है,
मेरे जैसे लोगों को एक लाइन लिख के याद होता है। कुछ ऐसे भी बच्चे मेरे सामने आते हैं जिनको पूरा क्वेश्चन पूरा लिखते हैं और फिर याद होता है। तो इसका कोई सेट फॉर्मूला मेरे हिसाब से नहीं होता है। आपको जैसे याद करना है वैसे करिए, लेकिन अपने तरीके से आपको अपडेट रहना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है और करंट अफेयर के टच में एवरीडे रहना ही है। आज रेल हादसा हुआ और मान लो क्वेश्चन में मैंने आज पेपर बनाया और मैंने क्वेश्चन में वही पूछ लिया, तो आपने कहा यार ये रेल हादसे तो होते रहते हैं, क्या है। लेकिन जब अखबार पढ़ने की आदत, मैगज़ीन पढ़ने की आदत, कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ने की आदत, मोटिवेशन वाली बुक्स पढ़ने की आदत, ये आदत तो हमको डेवलप करनी ही पड़ेगी। और ये किसी भी कंपटीशन के बेसिक्स होते हैं। आपको सबसे पहले NCERT और राजस्थान बोर्ड की 12वीं तक की किताबों को पूरे अच्छे से पढ़ना होगा। भाई ललित सर की किताब या सीमा जी की किताब या एजाज भाई की किताब, ये तो आप तब पढ़ोगे ना जब आपको ए अनार का लिखना आएगा, ए फॉर एप्पल लिखना आएगा। तो पहले हमको बेसिक्स क्लियर करने हैं। बेसिक्स हमारे राजस्थान बोर्ड और NCERT की किताबों से होगा। तो ये किताब तो आप लोग सेकेंड हैंड आराम से मार्केट में मिलती है, हो सकता है ऑनलाइन भी कुछ बच्चों ने डाउनलोड कर ली होगी। इन किताबों को पूरे अच्छे से अपने को पढ़ना होगा। हर सब्जेक्ट की बुक्स को अलग अलग रखना होगा और अलग अलग रखकर ही हमको तैयारी करनी होगी। कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल अलग होती है और अपनी कंपटीशन की पढ़ाई अलग होती है। एक दिन आपने क्लास बंक कर दी कॉलेज में या स्कूल में तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दिन कंपटीशन क्लासेस हमने मिस कर दी तो अगला वाला हमको समझ में नहीं आएगा, पिछले वाले का रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो रिवीजन और अगले स्टेप पे जाने के लिए हमको बीच वाले स्टेप को फॉलो करना ही पड़ेगा। आप लोग सब तैयारी के लिए आए हैं। कृष्णा एकेडमी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। कभी कभी महीने में 1-2 बार सीमा मैम से, ललित सर से या सामने मेरे जो फैकल्टी बैठी है उनसे मिलने में आ जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ बड़े डेडिकेशन से आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बढ़िया इंस्टीट्यूट को आपने चूज़ किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। आपके डायरेक्टर को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ किया है। आप लोग मोटिवेट रहें और अच्छे से तैयारी करें। अग्रिम आपकी तैयारी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, ऑर्गेनाइज़र्स तो क्या है, ये मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे परिवार के सदस्य भी हैं। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने सारे टैलेंटेड बच्चों से मुझे मिलवाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद, सर ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं सच कुछ सोच के नहीं आया था कि क्या आप लोगों को बोलूँगा। मैम को काफ़ी अनुभव है, उन्होंने अपने अनुभव से काफ़ी कुछ, और वो बता भी रहे थे कि कभी कहीं लेक्चर देने जाते हैं तो जो सीरियस लोग होते हैं वो पहले सो भी नहीं पाते रात को। ये बात बिल्कुल सत्य है, हालांकि मैं उन सीरियस लोगों में से नहीं हूँ। ये बात भी सही है। मैं ऐसे लाइटर मोड में इसलिए कह रहा था कि काफ़ी देर से आप लोग, मतलब कैसे, मैं भी जब कभी कभी 1-2 बार मुझे ऐसे सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला। ज़रूरी नहीं होता हम कहीं भी अगर सेमिनार अटेंड करते हैं तो उसमें कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं लेते हैं। जीवन में ऐसी चीज़ें टर्निंग पॉइंट भी सिद्ध हो जाती हैं कई बार। तो कोई ऐसी कोई बात कोई भी एक व्यक्ति बोल दे जिससे कि हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अच्छा, मैं पहले जानना चाह रहा था कि कितने लोग हैं जो यहाँ पर आज पहली बार कृष्णा एकेडमी में आए हैं, एक बार बता पाएंगे? ओके, काफ़ी बड़ी संख्या है। मैं एक बार अपने सर से संबंधों को बता देता हूँ। सर, उस समय मैं सर से जुड़ा था जब कोरोना चल रहा था।
अब मुझे सर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इनके मॉक इंटरव्यू, चूँकि मैं क्या है कि यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शंस बहुत ज़्यादा करता हूँ चैनल्स के, हालांकि देखूँ कम लेकिन सब्सक्राइब जरूर करूँगा। तो सर का ऐसे सब्सक्रिप्शन में मेरा नोटिफिकेशन आया, तो उसमें मॉक आया एक व्यक्ति का, तो मैंने सोचा कि मॉक ले रहे हैं तो मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। मैंने इनका निकाला नंबर वगैरह, सर से बात की, तो सर तुरंत रेडी हो गए। सर ने कहा कि हाँ ठीक है, आप ऐसा करो, कल दे लेना। मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने तुरंत अगले दिन के लिए बोल दिया। सर मैं तो रेडी नहीं हूँ, तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं, देखो तो देखो, तैयारी का स्तर पता चल जाएगा। तो सर ने मॉक लिए। उस समय सर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर ने सभी लोगों के मॉक लिए थे। और मैं तो खुद से भी अगर सर से चला के नहीं कहता था ना कि मेरा मॉक ले ले, सर खुद से कहते थे ऐसा देखो इस संडे को मॉक देना है आपको। इतने सारे सर ने मॉक लिए। मैं शायद बहुत भाग्यशाली था इस संदर्भ में कि सर मुझसे चला के पूछते थे कि आपको मॉक देना है। मैं खुद भी कई बार परेशान हो जाता कि सर पूछेंगे, फिर ऐसा फील होगा कि तैयारी नहीं है इस तरीके से। तो वो भी एक मोटिवेशन था कि भाई अपने को सुधार करना, सर मॉक लेंगे। तो ये तो मेरा सर के साथ बहुत ज़्यादा संबंध रहा। और मैं यहाँ जब भी आया था, सिलेक्शन के बाद भी आया था, सर से मिलने आया था। सर की ये व्यक्तित्व के बहुत अच्छे गुण है कि जो भी व्यक्ति सर से पढ़ता है, ये संबंध रखता है किसी भी तरीके से, वो सर से मिलकर जरूर जाता है अगर अजमेर आता है तो। ये किसी भी व्यक्तित्व के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी व्यक्ति, अगर आज कोई व्यक्ति मुझे जानता है, क्या मेरे व्यक्तित्व में उतना आकर्षण है कि कोई व्यक्ति अगर अजमेर आए मुझसे मिल के ही जाएगा कि एजाज मुझसे मिल के ही आऊँगा इस बार, तो बहुत कम लोगों में होता है और एक बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ तक RAS की बात है, मुझे उम्मीद है ज़्यादातर लोग इसी उद्देश्य से यहाँ आए होंगे। और जैसे शुरू में मैम यहाँ पर मंच का संचालन कर रहे तो कई शब्द इनसे निकल गए, जैसे अतिथि की जगह स्थिति उन्होंने बोल दिया तो कई लोग हंस रहे थे। देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, मंच पे खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है क्योंकि मैंने बोलना फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, जब 10th से लेकर 12th के बीच में बहुत कम बोलता था। जब मेरा रिजल्ट भी आया डिस्ट्रिक्ट लेवल की, मेरी मेरिट थी 10th में, लेकिन मैं बोलता बहुत कम था। तभी लोगों को पता चला कि ऐसा कोई विद्यार्थी इस नाम का भी है इस क्लास में। लेकिन ग्रेजुएशन में मिला तो हमारे कपिल सर थे, मैं उनको योगदान को कभी नहीं भूल सकता। वो यूनिवर्सिटी भेजा करते थे लेक्चर वगैरह सुनने के लिए, तो वहाँ से एक ये भय खुल जाता है। वहाँ क्वेश्चंस पूछते थे, क्रॉस क्वेश्चंस करते थे, तो उससे ये लगता था कि क्रॉस क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। देखो दो चीज़ें होती है, एक क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन करना। अभी मान लो हम बहुत सारे लोग हमारे ही बंधु होते हैं, उनका आनंद लेने का स्वभाव होता है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये धरती तो कान्हा की है, उन्होंने आनंद लिया, हम लोग भी आनंद लेंगे। होता है ना भाई, ठीक है मैं तो आनंद ले लूँगा, आज सामने वाले क्वेश्चन पूछूंगा। तो इस तरीके से नहीं करता। अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो अपनी रचनात्मकता बाहर आती है, कुछ ना कुछ नया आता है। और क्वेश्चन पूछ लेंगे, सामने वाले ने अगर डाटा तो भी याद रहेगा हमेशा, और नहीं डाटा तो भी वो क्वेश्चन याद रहेगा हमेशा। इसलिए एक्टिव रहना चाहिए क्लास में भी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अपन अगर सामने बोले ही जा रहा, कोई बोले ही जा रहा है, तो एक समय के बाद हमारी भी एनर्जी लेवल जो अटेंशन है ना वो कम हो जाएगा। मान लो 1 घंटे बाद हमारा अटेंशन ये हो जाएगा, मैं कुछ भी बोल लो मैं तो नहीं ध्यान दूंगा, तो मेरा एनर्जी तो इतनी थी, काम की बात आपने बोली नहीं इतने समय में, अब मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो अटेंशन भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं जब ग्रेजुएशन में था, फाइनल ईयर में था, तभी ये वैकेंसी आई थी। उस समय एज वगैरह नहीं थी इतनी, मेरी 21 नहीं हो रही थी। बट चूँकि RS में या किसी भी PCS एग्ज़ाम में क्या है कि 1 साल आगे से जनवरी से एज को काउंट करते हैं, तो उस तरीके से मुझे फ़ायदा मिल गया और मैंने प्रीलिम्स में अपेयर हो गया था। तैयारी की है उस समय, जो भी चीज़ें जो भी मटेरियल मिल सकते थे अपन ने प्रयास किए साथियों से। जैसे आज आप लोग उपस्थित हैं, ऐसे मैं भी किसी सेमिनार में उपस्थित था, वहाँ भी कोई महानुभाव ऐसे ही ज्ञान दे रहा था जैसे मैं दे रहा हूँ आपको ज्ञान। तो उससे कोई 2-4 बातें मुझे अच्छी लगी कि तो मैं भी आज यहाँ पहुँच गया। आपको भी मेरी बातों से 2-4 अच्छी बातें लगेंगी तो आप भी हो सकता है यहाँ पर पहुँच जाए, परमात्मा की कृपा रहे तो। देखो उसके बाद प्रीलिम्स के लिए तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि जो पुराने पेपर हैं अपन उनको लगातार करें। उससे क्या अपने को ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन पेपर क्या सेटर जो है क्या पूछता है, मतलब अगर इस टॉपिक से वो किस लेवल तक जाके पूछता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो बिल्कुल नॉर्मल होती है, वो सबको करनी ही है। मान लो इंडियन पॉलिटी है, जैसे RS के अंदर जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे, बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। क्या पूछेगा RS के अंदर नहीं पता, और बहुत ईजी सब्जेक्ट माना जाता है। सभी लोग ये सोचते हैं भाई इस सब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन अजीब सा पूछता है। आप 2018 का जिससे मैं हूँ, जिस बैच से 2018, उसमें जो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे, वो जो टीचर्स थे वो भी परेशान हो गए तो भाई ये क्या क्वेश्चन पूछे इन्होंने। तो इस तरीके के जब सब्जेक्ट को वो इंसान टफ करता है ना, तो समस्या आ जाती है।
तो प्रीलिम्स के लिए तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि मैम ने बोला, और दूसरी क्या है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो उनको टफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एग्जामिनर के लिए, जैसे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ये ऐसे सब्जेक्ट पेपर कितना भी टफ आएगा अपन इनसे इतना स्कोर कर सकते हैं कि हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। जैसे इंडियन पॉलिटी है, अपन उस पर इतना विश्वास नहीं कर सकते भाई इसके क्वेश्चन आएंगे सारे अपन कर देंगे। आरएस का तो मैं ये बता रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए विशेष तौर पे जैसे मैथ रीजनिंग है, अब बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका भाई मैथ और रीजनिंग वीक है, मैं उनके लिए भी कोई बुरी बात नहीं है भाई। हर व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ लेके पैदा हुआ है ना, उसके विशिष्ट गुण है। किसी का मैथ अच्छा नहीं भाई, किसी का सोशल साइंस अच्छा होगा, और दोनों अपना अपना विशिष्ट, दोनों को देश की ज़रूरत है, दोनों ही ज़रूरत है नहीं समाज की। तो वो कुछ और कर सकते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर को मजबूत कर सकते हैं। जैसे मैथ रीजनिंग और इकोनॉमिक सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर इकोनॉमिक सर्वे से 15 से 18 क्वेश्चन आए और तो मैथ रीजनिंग के 20 हो गए, तो इनसे भी काफ़ी बड़ा एरिया कवर हो जाता है। और राजस्थान की ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, ये भी काफ़ी ईजी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब अपन इनमें टफ की कम उम्मीद करते हैं। अगर किसी और सब्जेक्ट में जाएंगे तो अगर वो टफ करता है ना तो समस्या आ जाती है, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट है। और विशेष तौर पे बाहर के जो स्टेट्स के जो एग्ज़ाम देने आते हैं ना यहाँ पर लोग, उनको भी बाहर करने के लिए वरीयता दी जाती है। तो मान लो अपन अपने स्टेट का पूछेंगे तो अपने स्टेट के जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा होगा इससे। हालांकि वो अलग बात है, वो लोग भी पढ़ लेते हैं ये और पढ़ के हमसे आगे निकल जाते हैं। उनमें मैं भी एक उदाहरण हूँ। मैं भी अदर स्टेट से हूँ, हालांकि मेरी शिक्षा सब यहीं हुई है राजस्थान में ही, और मेरा बहुत जुड़ाव रहा है राजस्थान की संस्कृति से, लेकिन मूल निवास तो मेरे पास भी नहीं था यहाँ का। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ के जो सब्जेक्ट्स हैं विशेष तौर पर राजस्थान से रिलेटेड है, अगर अपन उनको अच्छा करते हैं ना तो प्रीलिम्स कहीं नहीं रुकता। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी खूब रिपीट होते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप अपने हिसाब से कोई एक बुक ले लें, कोई सी भी, जैसे मान लो घटना चक्र ले लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसमें भी सॉल्यूशन मिल जाता है। उसमें समरी हुई होती है, किसी भी टॉपिक से पहले एक बार समराइज ज़रूर करता है वो किसी भी टॉपिक को, वो भी अच्छा है। बाकी आप खुद से पेपर का प्रिंट आउट लेंगे वो भी अच्छा है, आप उस हिसाब से देख लें अपना। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि भाई इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो मेंस की बात करते हैं। मेंस के लिए मैं आपको ईमानदारी से कह सकता हूँ, मैं कोई अपना स्ट्रगल दिखाने के लिए विशेष तौर पे नहीं कह रहा ये बात, लेकिन आपके भार को हल्का करने के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीलिम्स के लिए, जैसे कि मैम ने कहा, खूब धुआंधार तैयारी करते हैं लोग, सारे घोड़े खोल देते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मैम ने घोड़े खोलने वाला। तो सारे घोड़े खोल देते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक एक चीज़ छतरी से लेकर वो सारी चीज़ें पता करेंगे। हालांकि मैंने तो देखो जीवन में कभी छतरी नहीं पड़ी, किसी की छतरी नहीं पड़ी, इतनी सारी छतरियाँ हैं। मतलब एक तो हमारा जो दोस्त होता है ना वो सारी छतरी याद करेगा, उसकी ज़रूर आदत है, क्योंकि वो चाहता है कि पड़ोसी अगर अच्छे से मोटिवेशन के साथ पढ़ रहा है ना, मैं इससे ऐसी छतरी पूछूंगा कि सारी छतरी उड़ा दूंगा इसकी। मैं लाइटर मोड में इसलिए कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। कई लोगों का काम यही होता है, वो चीज़ पूछना जो एग्जाम में कभी नहीं आएगी। तो प्रीलिम्स के समय मुझे मेंस का देखो सिलेबस नहीं पता था, ये बिल्कुल सही बात है। और फिर भी मेरा कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने उसके बाद प्रयास किया इसके लिए, लेकिन अब जैसे कि हमारे इस आरएस की जर्नी में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, वो माननीय उच्च न्यायालय। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका इस भर्ती के अंदर। मतलब हालांकि अब उनका रोल कम हो गया, तो आरक्षण को लेकर जितनी भी संगतियाँ वो दूर हो गई हैं, लेकिन उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने लगातार डेट्स खिसकाते गए। तो मुझ जैसे जो बिगनर व्यक्ति था ना, उसको बहुत फ़ायदा मिला इस चीज़ से, जो मेरे टॉपिक्स कवर नहीं थे। मेंस की तैयारी देखो प्रीलिम्स से पहले हमें करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। हर कोई मेरी तरह लकी नहीं होगा कि उसको टाइम मिल गया। प्रीलिम्स की तैयारी जब कर रहे हैं अपन, मेंस की उसके साथ साथ ही करें। तो समय मिलता चला गया तो मैं उसका करता चला गया। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा कि सिलेबस दोनों का आपके पास होना चाहिए। जैसे मैम ने कहा, आप हार्ड कॉपी लगा लें, और प्लीज़ उसको दीवार पे मत चिपकाना, क्योंकि दीवार पे अपन देखते नहीं हैं। मोबाइल के वॉलपेपर भी मत लगाना, तो वो भी नहीं देखते हम लोग। तो अपने साथ ही रखना उसको, इतना रखना कि वो फट जाए। हालांकि कई लोग किताबें रख के घूमते रहते हैं मेरी तरह, तो वो किताबें फट जाती है, उसका उसमें पढ़ने से नहीं फटती है वो। तो प्लीज़ आप पढ़ के उसको फाड़ना सिलेबस को। सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विशेष तौर पे, और जो सिलेबस जिस तरीके से, और जैसे अपन कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आप पुराने सिलेबस से, तो आप वो भी देख लीजिएगा कि भाई ये क्या सिलेबस का पार्ट है कि नहीं है, वो भी देखना ज़रूरी है। और मैं अपनी इस जर्नी में, जैसे मैंने आपको बताया, मेंस के लिए तो जैसे समय मिलता चला गया अपन कर लिए, उसका लाभ ले लिया अपन ने। लेकिन और भी जैसे समाज के अंदर या अपने दोस्त में, मित्रता में ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहे जो हमेशा मोटिवेट करते हैं वो दूसरे लोगों को। डिमोटिवेट करने वाले लोग ना इस बहुत बहुसंख्यक हैं हमारे समाज के अंदर।
मैं ऐसा नहीं कोई भारतीय संस्कृति में इन लोगों को बाहुल्य है, यह यूरोपीय संस्कृति में क्या है, ये हर संस्कृति में ये लोग बाहुल्य हैं। क्योंकि अपन जब किसी भी आदमी को लिए आगे बढ़ता देखते हैं ना, हमें सोचते भाई अपन नहीं कर पा रहे तो मैं क्या करूं फिर खाली, चलो ठीक है डिस्टर्ब कर देता हूं, ये भी अच्छा काम है। तो कोई ना कोई काम, आदमी खाली नहीं रह सकता, बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई आदमी सो रहा है ना, वो भी तो काम है भाई। खाली है, कोई आदमी मेहनत कर रहा है, उसे डिस्टर्ब करना भी तो काम है। अब जैसे कोई आदमी तैयारी कर रहा है, उसको बोलेंगे भाई तू ये नहीं कर सकता, तो बोलेंगे अरे फलाना व्यक्ति पकड़ा गया, उस व्यक्ति ने पैसे ले लिए, अब क्या होगा, साक्षात्कार तो बहुत समस्या है भाई। आते हैं ना, मैं जब इंट्रो दे रहा था तो अखबार में न्यूज़ आती रहती थी, कोई ना कोई डेली इस तरीके की व्यवस्थाएं डेली न्यूज़पेपर में आती थी। मनोबल तो गिरता है ना इन चीज़ों से व्यक्ति का। लेकिन अपन ये कि भाई अब चले हैं, इतने लंबे सफ़र चलते हैं, मेरे 3.5 साल का सफ़र था हमारा 2018 वाले बैच का, तो अब चले हैं तो फिर कहाँ जाएँ। वो किसी ने कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग भी देखते होंगे व्हाट्सएप आता रहता है भाई, अगर आगे चले फिर पीछे जाओगे, उतना ही चलना है जितना आगे चलने के लिए रास्ता बाकी है, तो आगे चल लो, बर्बाद तो हुए ही ना। तो पहले तो ये चीज़ दिमाग से अगर इस तरफ सोच लिया ना भाई मेरे को ये करना है, तो प्लीज़ डेडिकेशन के साथ यही करना। अगर आप 2-2, 3-3 नावों पे एक साथ सवार हो गए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सिलेबस सेम है तो आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिलेबस में बहुत अधिक अंतर हो, आप सिविल सर्विस के लिए विशेष तौर पे PCS के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप उसी को डेडिकेटेड रहें। क्योंकि अपन किसी को शिद्दत से चाहते हैं ना, मैं शाहरुख खान बोलते हैं ना कि भाई शिद्दत से चाहते हो तो अपने पास आ जाती है वो कोई चीज़। भाई ऊपर वाला भी तो सोचता है ना कि भाई ये व्यक्ति इतने शिद्दत से कर्म कर रहा है तो मैं इसको ज़रूर दूंगा। और अपन अपने कर्म में बिखराव लाएंगे, प्रतिबद्धता को खो देंगे, तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सीरियस नहीं, मैं इसको देने के लिए गंभीर क्यों हूँगा, है ना। तो ये है, अपने आलोचकों से हमेशा मतलब ये रहे कि भाई आलोचक इंद्र जो सार्थक आलोचना करते हैं उनसे कोई समस्या नहीं है। अभी जैसे सर ने आपके आंसर में 2-4 कमियां बता दी, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो आलोचना नहीं है, वो तो आपको सुधार के लिए। लेकिन आपका पड़ोसी है बार बार बता रहा है, अरे इतनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करता है, ऐसे छोड़ा जैसे चेटा छोड़ दिया है, इस पे इतनी गंदा लिखता है, तो इतना भी नहीं होना चाहिए ना। निंदा की भी एक सीमा होती है, आप ज़्यादा किसी की निंदा करते हो डिमोटिवेट हो जाएगा वो। और हमारा जो भी हमारे सच्चे मित्र होते हैं ना, वो एक सीमा तक अपनी आलोचना करते हैं, वो अपनी सीमा तय कर लेते हैं, मुझे इतनी आलोचना करनी, इसके बाद नहीं करनी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप लोगों के बीच में मैं आया और इतने लोगों से मिलने का अवसर दिया, सर ने दिया, ये मंच दिया, और सर का मैं हमेशा इस आभारी रहूँगा। आज मुझे मंच मिला भी है, सार्वजनिक रूप से भी मैं आज सर का धन्यवाद दे देता हूँ इस चीज़ के लिए कि सर ने उस समय भी न केवल मेरा ही, बाकी जितने भी लोग थे जो उस समय परिस्थितियों से गुजर रहे थे, उन सब के मॉक इंटरव्यूज एक मास लेवल पर उन्होंने कंडक्ट कराया। किसी से एक पैसा सर ने नहीं लिया कभी भी, एक बहुत बड़ी चीज़ है। अपन कभी भी कह देते हैं भाई मैं ये करूँगा, शिक्षा के लिए ये करूँगा, इस तरीके से करूँगा, बड़ी बातें अपन कह देते हैं। देखो मनुष्य का स्वभाव है, अपनी सीमाओं से परे जाके बोलना मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन सर ने करके दिखाया है, ये कोई छोटी बात नहीं होती कि भाई इतना जो बैठते हैं बोर्ड मेंबर्स, वो भी तो कुछ लेते होंगे, क्या उनका समय तो जा ही रहा है। अगर सर को वो अपना समय दे रहे, किसी भी कारण से दे रहे हो, उसके पीछे कोई भी उपार्जन रहा हो, लेकिन अगर वो सर को समय दे रहे तो सर ने उनसे समय मांगा होगा। वो किस अपने लिए थोड़ी ना मांगा, विद्यार्थियों के लिए तो मांगा, विद्यार्थियों के हित के लिए तो मांगा। और उसके बाद क्या ले लिया सर ने उन लोगों से? कुछ नहीं लिया। लेकिन जो प्रेम और स्नेह है वो इतना है कि आज भी कोई व्यक्ति आता है, सर के साथ मिलता है, उसके बाद सर के साथ फोटो लेता है और ग्रुप पर डालता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो सर को बहुत अच्छा लगता होगा कि भाई जो मैंने कर्म किया था वो पूर्ण हो गया। तो मैं अपनी बात को ऐसे ही कंक्लूड करूँगा कि प्रीलिम्स के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, मेंस के लिए लगातार लिखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, और जो आलोचक लोग हैं उनसे हमेशा दूर रहें, और हमेशा प्रयास ये रहे कि डेडिकेटेड रहें। एक बार अगर तय कर लिया आपको इस दिशा में जाना है तो उसकी तरफ आगे बढ़ते रहें। और अगर सिलेबस 2 एग्ज़ाम का सेम है तो आप बैकअप प्लान रख सकते हैं, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। हर इंसान को रखना चाहिए। भाई हर व्यक्ति नहीं बनेगा ना सिविल सर्वेंट, हर व्यक्ति का हर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो अपने को अपना बैकअप भी रखना चाहिए, क्योंकि हर परिवार की अपनी परिस्थिति होती है। तो डेडिकेशन के साथ लगे रहें और लगातार लिखें। लिखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपन अगर लिखें, गलत लिखें, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि अपन लिखते हैं तो ये रहता है मैं क्या लिखूँ इसमें, मुझे तो याद ही नहीं। अरे तो अपन कॉपी करके लिख लें, आप नोट्स रख लें, अपने सामने अखबार रख लें, कॉपी करके तो खूब लिखें। उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा भाई कहाँ कॉमा देना है, कहाँ मैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करता हूँ। मैं क्वेश्चन मैं 50 वर्ड्स में लिखता हूँ, तो मेरी कॉपी लगती कैसी है 50 वर्ड्स लिखने के बाद, मेरा जो आंसर है वो लगता कैसा है, दिखता कैसा, किस प्रकार का दिखता है। तो लेखन से ये काफ़ी सारे सुधार आते हैं और आपकी याद भी हो जाता है।
जो इंसान लिखता है उसको हमेशा परमानेंट याद रहता है। और जब अपन एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ लिमिटेड समय होता है। इस बार तो पेपर्स भी काफ़ी लंबे लोग बता रहे थे, देखो एज जर्नल जितने लोगों ने बताया 2021 वाले मेंस का, तो वो जो है ना, अपना हाथ में दर्द होना और इस तरीके की समस्या नहीं आती अगर अपन लगातार लिखते हैं तो। और अगर अपन आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो जो वहाँ क्वेश्चन अपन देखेंगे तो उससे क्या है कि हमारे दिमाग में फ्रेम है ऑलरेडी आंसर, अपन को सिर्फ लिखना है उसको। अगर हम वहाँ सोचने बैठ गए तो समय उसमें भी जाता है। आप लिखते रहोगे तो वो क्या, आपकी फ्रेमिंग दिमाग में एक साथ चलती रहेगी और आप पेन से लिखते रहेंगे। तो थैंक यू अगेन, आप सब लोगों ने बुलाया, सर धन्यवाद आपका। मैंने 2017 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, बट मेरा पहले से ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था मेरा तब से, बट मुझे ऐसा लगता था कि सिविल सर्विसेज एक गैम्बल है। आप इन हो गए, सेलेक्ट हो गए तो आपकी लाइफ अलग है, नहीं हुए तो आपका वो टाइम कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया से बहुत पीछे हो चुके हैं। तो मैं अपना पर्सनली ये मानना था कि मुझे एक बैकअप रखना है। बैकअप के लिए मैंने पूरा प्रिपेयर किया। मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट भी हो गया था, बट फिर ये सोचा कि प्राइवेट जॉब के साथ शायद मैं इस फील्ड से थोड़ा अलग हो जाऊँ, मतलब डाइवर्ट ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने वो प्लेसमेंट ज्वाइन नहीं किया आगे कंपनी। फिर उसके बाद मैंने 2017 में ही गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन, जिसमें मैंने सबसे पहले एसएससी के लिए प्रिपेयर किया, क्योंकि उस साल तक एसएससी टाइम पर हो जाता था और जॉब विद इन अ ईयर आपके पास होती थी। तो मुझे ये था कि मुझे बैकअप सिक्योर हो जाएगा, उसके बाद मैं आगे अपनी ढंग से प्रिपेयर कर सकूँगी। लेकिन वही एज़ यूजुअल वो एग्ज़ाम भी कोर्ट की पास चला गया और 2 साल लग गए उसी में। और फिर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने स्टार्ट किया था आरएएस के लिए जब इसका नोटिफिकेशन आ गया था उसके बाद। तो ऐसा नहीं है कि हमें अगर आपको कभी ये लगता हो कि आप काफ़ी लेट हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आने वाला है, तो हम कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए, तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास उल्टा कम टाइम है तो हम और ज़्यादा फोकस्ड होकर हम पढ़ सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी कम टाइम बचा है, बहुत लोग हमसे आगे जा चुके हैं, तो हमें उनसे कॉम्पीट करना है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आने के लिए हमें अपना डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के बाहर जाके कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में लिखा है वर्ड बाय वर्ड उसको उठाइए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और उनको पढ़ना है कि हमें क्या क्या किस किस डायमेंशन में इस टॉपिक से सवाल आए हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको हर संडे जैसे नॉर्मली होता है, आप पूरे हफ्ते पढ़ते हैं, आप संडे को एनालाइज करें कि आपने जो पूरे वीक पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है, क्या पढ़ा है। लेकिन जैसे संडे को आपका डिसाइडेड है कि पॉलिटी के 5 टॉपिक्स आने वाले हैं और आपको पता है कि ये तो मैं एक दिन में भी करके कंप्लीट कर सकता हूँ, तो आपको ये नहीं कर रहा है कि हफ्ते के पूरे 6 दिन आप ये सोचें कि हाँ कर लेंगे और फिर लास्ट के दिन आके हम सोचें कि नहीं यार एक दिन में पढ़ना है, तो होगा क्या, आपकी क्वालिटी हैम्पर होगी। जो टॉपिक अगर आपको 6 दिन में पढ़ने के लिए दिया गया है, अगर आप उसको 5 दिन वेस्ट कर लेंगे और एक दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आप सोचिए जहाँ वो टॉपिक आप 5 दिन में करते और कहाँ आप उसको एक दिन में कर रहे हैं, तो क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। फिर आपका रिजल्ट जो आप टेस्ट देंगे उसका हैम्पर होगा। इसलिए आप कंटिन्यूसली, जैसे कि मैम ने भी कहा कि डेडिकेटेडली 6 आवर्स मिनिमम, 8 आवर्स जो भी आपका है। मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि मेरे को 6 घंटे पढ़ना है कि 8 घंटे पढ़ना है। मेरा जब मन करता है तो मैं पढ़ती थी, नहीं करता था मैं नहीं करती थी। और जब आरएएस का प्रीलिम्स था 5 अगस्त को, उससे पहले मैं 1 अगस्त तक मैं इतनी डाउट में थी कि मैं सर के पास गई कि सर ये वाला तो मेरा नहीं हो पाएगा, आप मुझे ये बताइए कि अगले साल के एग्ज़ाम के लिए मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। तो सर ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, इस एग्ज़ाम में होगा क्या, कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आएंगे, वो ठीक कर लेना, ठीक है। फिर इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस आते हैं 15 से 18, वो कर लेना। वो मोर और लेस वो जो हम पढ़ेंगे उसी में से आता है, ठीक है, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। फिर हिस्ट्री के लमसम 10 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के आएंगे। इस तरीके से सेग्रीगेट करके सर ने मुझे बताया कि कट ऑफ तो आराम से पास हो सकती है जितना प्रिपेयर किया है उससे। तो आप लोग भी अपनी कट ऑफ को, जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज की कट ऑफ निकलती है उसको पहले देखें किस हिसाब से निकलती है, क्या पेपर का लेवल है उसके अकॉर्डिंग निकल रही है, तो अपने को उससे एज लेकर ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। मतलब ऐसे नहीं कि अगर 70 कट ऑफ गई है तो हम 70 लेकर आ जाए या 75 की प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि जब प्रीलिम्स का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक का जो टाइम पीरियड रहेगा आप उसमें मतलब कलाचौकी रहेंगे एक तरीके से कि भाई हमें आगे पढ़ाई करनी है कि नहीं करें, मेंस की तैयारी स्टार्ट करें नहीं करें। इससे अच्छा अगर आपके पास पहले से ही मार्जिन होगा कि नहीं यार अपने तो है ना पहले से ही 100 के आसपास जा रहे हैं अगर, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम प्रिपेयर करें नहीं करें, वो टाइम भी आपका प्रिपरेशन में ही जाएगा। उसके बाद मेंस के लिए
सबसे पहले अपने बेसिक कवर कर लें, जो भी बेसिक्स होते हैं, जहाँ से भी पढ़ना है आपको। सबसे अच्छा ये रहता है कि मतलब मेरा ये है कि मेरे को अगर कोई वेल प्रिपेयर्ड नोट्स मिल जाते हैं तो मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हूँ, जो जनरली हम कोचिंग से ले सकते हैं। तो हमें नोट्स मिल गए, एक बेस मिल गया, उसके बाद हम उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि हमने उसके बाद NCERT पढ़ ली, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, जहाँ से भी पढ़ना है। बट बेसिक एक बार नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम किस बिहाफ पे हम ये सोचें कि एक किताब में हमने ये पढ़ लिया, दूसरी किताब में वही बेसिक के बाद एक्स्ट्रा है, तो हम नोट कहाँ करेंगे उसको? एक कंपाइलेशन नहीं होगा, फिर आप एंड टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा अपना स्ट्रक्चर्ड वे में बेसिक के बाद वैल्यू एडिशन करें। वैल्यू एडिशन के पीछे पहले ना जाए कि मुझे इसी सब्जेक्ट में बेस्ट करना है। आपको सब में पहले बेसिक आना चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू के समय कोविड आ गया था, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के एक्सटेंड होते गए और फिर बीच में मोराल भी बहुत ज़्यादा डाउन होता था, फ्लो भी टूटता था क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते थे। तो सर ने मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए थे ऑनलाइन, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया। बहुत सर सीरियसली खुद से चला के हमें फ़ोन करते थे कि भाई आपका इस दिन हो चुका है मॉक, अब अगला मॉक ड्यू है आपका, तब आपको मॉक देना है। और उस मॉक में ऐसे नहीं था कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जनरली क्वालिटी ख़राब हो जाती है। हम देखते हैं क्वालिटी बहुत एकदम मतलब ऐसी क्वालिटी होती थी कि हमें सच में लगता था कि हमें एक रियल में जो इंटरव्यू होता है उसको दिया है। अगर वो होता है तो आज हमारी कितनी बुरी हालत होती उस इंटरव्यू में। तो उसको कंटिन्यूसली सर ने बहुत गाइड किया कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो उससे सब होता चला गया। और अब मतलब अगर किसी को कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। बस मोर और लेस यही है बेसिक कि आप स्टिक रहें अपनी सिलेबस पे, अपनी प्रिपरेशन पे। रिवाइज़ आपको करना है टाइम टू टाइम। और हाँ, करंट को स्टैटिक से आप ज़रूर रिलेट करके पढ़ें। जैसे अभी कोई भी चीज़ अगर करंट में है तो उसका स्टैटिक पोर्शन क्या है, आपको उसकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक लेवल 2 लेवल नीचे गया तो आप उसको डील कर पाएँ। ओके, थैंक यू। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। मंच पर विराजमान आदरणीय माणक मैम, जो ना सिर्फ इस इंस्टीट्यूट के लिए समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं, बल्कि इस परिवार के साथ जुड़कर इस मार्गदर्शन से पहले की भी सारी भूमिकाएं आप संभालती हैं। इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ललित सर ने अभी मानक मैम के निर्देशन में ही गाइड की, मानक मैम उनके गाइड थे और आपके निर्देशन में ही आपने अपनी PhD कंप्लीट करी। तो मैम, आप इस तरह से हमारे एक छोटे से नोटिस पर परिवार की एक वरिष्ठ सदस्य की तरह हमारा मार्गदर्शन करती हैं, उसके लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद मैम। इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर ललित मेवाड़ा सर, जो RS बनने से पहले से लेकर मेरा मार्गदर्शन आज वर्तमान में जीवन साथी बनकर कर रहे हैं। न सिर्फ RS के मार्गदर्शन की बात कर रही हूँ, बल्कि आज भी जब मैं इस जॉब में हूँ तो आप जो सपोर्ट मुझे देते हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ चलते हैं, उसी से वो सफलता न सिर्फ RS में हासिल की, बल्कि उसके बाद एक प्रशासिका के रूप में भी उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। सर, मैं आपकी भी हृदय से आभारी हूँ। पत्नियाँ पतियों को कम ही आभार देती हैं, मैं खुले मंच पर दे रही हूँ। पूरा ही दे रहे हैं मैम, पूरा दे रहे हैं। हाँ, हमारे इस इंस्टीट्यूट से जब इंस्टीट्यूट को हमने ओपन किया था, तब से हमारे साथ जुड़े और बिल्कुल मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ हमारे साथ खड़े रहे आदरणीय कुमावत सर, और एक ऐसे सर जो बिल्कुल लाइट माहौल में आपको एक ऐसे विषय का अध्यापन कराते हैं जिसको लेकर ये भ्रांति होती है ये तो मुझे आता है, पर जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं एक एक परत खुलती है और लगता है कि इतने दिनों से जिस भाषा को बोल रहे हैं वो भी नहीं आती। तो ऐसे प्रकांड विद्वान हिंदी के कुमावत सर और आज के हमारे आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आए 2018 बैच के चयनित RAS एजाज सर और आर्ची मैम, आपका इस इंस्टीट्यूट में, इस सेमिनार में बहुत 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 स्वागत है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी क्योंकि मैं 2012 से RAS सेलेक्टेड हूँ। 2012 का बैच था, 15 की मेरी पोस्टिंग थी। मैं अभी इतनी देर से नोटिस कर रही थी आप सभी लोगों को। तो एक तो सबसे बड़ी कमी ये है कि हम किसी भी सेमिनार में जाएं, ना तो इसमें बल्कि किसी भी सेमिनार में हम जाते हैं तो वहाँ पर अनुभवी लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं और उन अनुभवों को अगर कहीं आप नोट डाउन कर लेंगे
तो हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी एज ए स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के पास जो आपके टिप्स हैं उनको नोट करने के लिए एटलीस्ट एक पेन और एक पेपर तो होना चाहिए था, जो यहाँ सेमिनार में किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं है। अरे वाह, वेरी गुड, चलो एक के पास तो है। ये आपकी सिंसियरिटी को, अच्छा 2 के पास है, ये आपकी सिंसियरिटी को शो करता है कि आप कितने सिंसियर हैं। तो आपको हमेशा एक सेमिनार में ये चीज़ तो साथ में लेकर जानी ही चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये कि आरएस कैसे बने, एक सिंगल बात, आरएस कैसे बने। मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, चूँकि मैम ने कहा थोड़ा सा जर्नी के बारे में बता दे, पहले मैं सोच रही थी नहीं बताऊँ, लेकिन बता देती हूँ। अपनी जर्नी की अगर बात करूँ तो मैंने 2007 में 5-6 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने बीएड, एमएड, नेट, जेआरएफ किया है और एमएड में मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ एमडीएस यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने कंपटीशन की लाइन में अपना पैर रखा और कंपटीशन की लाइन में जब तैयारी शुरू की तो मुझे लगा कि क्या किया जाए। तो मेरा जो क्वालिफिकेशन है बीएड, एमएड, नेट, जेआरएफ, तो एजुकेशन की तरफ मुझे ले जाता है। आरएस बनना मेरा सपना था, पर मुझे लगा कि उससे पहले मुझे एक ऐसी सीढ़ी चाहिए जहाँ पैर रखकर मैं ऊपर चढ़ने की शुरुआत करूँ और अपने आप पर इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। क्योंकि लड़कियों पर एक प्रेशर होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन ये लोग शादी के लिए कहने लग जाते हैं, अब शादी का टाइम आ गया है। ऐसा मुझे ऐसा लगता था ये पकड़ के मेरी शादी करा दे, उससे पहले मैं कुछ बन जाऊँ। तो एक वो कहते हैं ना कि भगत सिंह जो है वो पड़ोसी के घर में ही अच्छा लगता है अपने घर में, तो मेरे घर की तो मैं वो भगत सिंह थी। मुझे लोग कहते थे और मैं कहती थी कि नहीं नहीं मैं तो भाई पढ़ाई करूँगी। तो मैं जब कंपटीशन की लाइन में आई तो चूंकि मैं बीएड थी और मेरे सामने लाइन खुली थी रीट के एग्ज़ाम का, और 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड सारी ओपन थी। और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने तीनों एग्ज़ाम क्लियर किए। न सिर्फ 3rd ग्रेड टीचर के रूप में काम किया, 2nd ग्रेड, इवन 1st ग्रेड लेक्चरर के रूप में भी मैंने काम किया और उसके बाद मैं 1st ग्रेड लेक्चरर से ही आरएस में गई थी। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि भाई मैंने क्या किया है, इसलिए बता रही हूँ कि हम में से कई लोग जब सेमिनार के बीच में सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार सारे सिलेक्शन जो है वो फर्जीवाड़े से होते हैं। दिमाग में होता है हमारे, है ना, ये सब जो है गवर्नमेंट जो है ये वैकेंसी में पैसे खा लेती है और खा के फिर पता नहीं ये अपने अपने लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम बहुत पढ़ रहे हैं और हमारे ग्रुप में से किसी ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है जो हमें लगता था कि ये तो कुछ ज़्यादा पढ़ता ही नहीं था, कहते यार ये बन गया अपन नहीं बने। तो हम ये एनालिसिस नहीं करते। मेरा ऐसा मानना है कि जब ऊपर चढ़ रहे हैं और कहीं से गिरे हैं तो ये देखना कि हम कहाँ गिरे, इसकी बजाय ये सोचना चाहिए था कि पैर कहाँ फिसला, गलती कहाँ हुई, वो चीज़ नोट करनी चाहिए। तो ये तो बात हुई जर्नी की। अब इसके बाद ये कि जो आरएस की जर्नी की शुरुआत करनी है, उस जर्नी में ऐसी कौन सी बातें ध्यान रखी जाए जो हमें सफलता के आयाम तक ले जाए। तो आप सभी को पता है अलग अलग जो टीचर्स थे उन्होंने अलग अलग बात कही, जो मैं अपनी बात के बीच में ही शामिल करूंगी कि किसने क्या ऐसी बात कही जो वास्तव में आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी। तो जब जर्नी की शुरुआत होती है, आर्ची मैम ने कहा पैटर्न आपको पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है। प्री मेंस इंटरव्यू सिर्फ हमें इतना ध्यान रहता है, हम उस क्वेश्चन को, उस पैटर्न को समझने की कोशिश करते ही नहीं है। एजाज सर ने एक बात कही कि मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के साथ ही होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के साथ होनी चाहिए। लेकिन जब प्रीलिम्स देते हैं ना तो दिमाग में केवल प्रीलिम्स होता है, लगता है यार पहले प्री तो क्लियर कर ले फिर मेंस देखेंगे। बस ये सबसे बड़ी गलती है, पहले प्री क्लियर कर ले फिर मेंस देखेंगे, ऐसा नहीं है। आपके प्री के सब्जेक्ट की तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि जब मेंस की तैयारी का समय मिले तो प्री में जो आपने पढ़ा है उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये मेरा रिवीजन है और इसको मुझे उतना ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं कि मैंने उतना डीप पढ़ लिया है जो मेरे मेंस में काम आएगा। जैसे राजस्थान का इतिहास लंबा चौड़ा होता है और लंबा चौड़ा समय भी लगता है पढ़ने में। अब अगर उस राजस्थान जीके को जिसमें आपने प्री में उसको बहुत अच्छे से गुना है, उसको अगर मेंस में आप फिर पढ़ने बैठ रहे हो तो मेंस में जो नए सब्जेक्ट आपके जुड़े हैं, जो नए पैटर्न के 20-20 नंबर के सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग होते हैं, उनको कब पढ़ोगे। तो प्रीलिम्स के साथ मेंस की तैयारी होनी चाहिए। इसका मतलब आपको कहा कि सिलेबस आप हमेशा अपने साथ रखिए, केवल प्री का नहीं मेंस का भी, केवल प्री का नहीं मेंस का भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेंस और प्री में जो कॉमन टॉपिक हैं वो कॉमन टॉपिक प्री की तैयारी में तैयार करके रख देने हैं मेंस के लिए। तो अभी मेरे हिसाब से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्री के साथ मेंस का सिलेबस भी देखा होगा। तो पहली बार जितने भी स्टूडेंट आरएस की तैयारी अब जो आरएस आ रहा है उसके लिए कर रहे हैं वो प्री मेंस दोनों के सिलेबस को देखें, दोनों के जो कॉमन टॉपिक है उनकी तैयारी इस लेवल की करें कि मेंस में एक कॉन्फिडेंस रहे कि ये मेरा तैयार है, ये तो मुझे केवल रिविजन में लेना है। पहली बात। दूसरी बात, प्रीलिम्स
प्रीलिम्स के लिए मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने 2012 में आरएस में 2012 बैच से हूँ और 15 से मेरी सर्विस स्टार्ट हुई। लगभग 8 साल की सर्विस का मेरा अनुभव है और इस बीच में जितनी भी आरएस की वैकेंसी आई, मैंने उस आरएस की वैकेंसी का एग्जाम दिया और प्री तो हमेशा क्लियर होता है, जबकि टाइम नहीं होता। मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में पोस्टेड हूँ और मैं आपको जितनी भी वहाँ पर पोस्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा बिजी पोस्ट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की हमारे एजाज सर और आरची मैम जानते होंगे कि कितने टाइप के काम हमारे पास होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा पॉलिटिकल एक प्रेशर हम लोगों के ऊपर होता है, बहुत जोरदार होता है, तो इतना समय नहीं मिलता, लेकिन प्री हमेशा क्लियर किया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्री हमेशा क्लियर किया कैसे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, प्री के सिलेबस को लेकर बैठ जाते हैं और हर एक चीज़ को ये भी ऐसा नहीं करना है। आपको करनी है स्मार्ट स्टडी। क्या करनी है? स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी कैसे? स्मार्टफोन सुना है, स्मार्ट बोर्ड सुना है, स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे? स्मार्ट स्टडी करने के लिए कुछ 3-4 साल के रिजल्ट निकाल कर देख लो, आपको पता पड़ जाएगा कि पढ़ने वाले लोगों की इतनी संख्या कम है कि प्री का रिजल्ट जो है वो 50% में आपको प्री क्लियर करा देता है। मतलब अगर आपके 50% नंबर आ रहे हैं तो आपका प्री क्लियर है। आप देखें 3-4 साल का रिजल्ट निकाल के तो आपको पता चलेगा, अरे 100 में से 50 लाने, 100 में से 50 नहीं ला सकते आप, ला सकते। अब 100 में से 50 लाने के लिए 100 में से 100 पढ़ना जरूरी नहीं है, मतलब 100% सिलेबस को पढ़ना जरूरी नहीं है। क्या पढ़े? राजस्थान जी के प्री के एग्जाम को क्लियर करने का जो सोच रहा है उसको राजस्थान जीके पर कमांड करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई अदर स्टेट का है तो वो भले उसे छोड़कर दूसरे को मजबूत कर ले, लेकिन जो राजस्थान का है उसको राजस्थान कल्चर पर कमांड होना चाहिए। सौभाग्य की बात यह है कि राजस्थान न केवल आरएस में बल्कि आरएस के हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, कोई एजुकेशन का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एग्जाम हो, सब में। तो यानी कि ये तो वो पोर्शन हो गया जो हमारे लिए हर जगह काम आने वाला है। आरएस सेकंड क्या ऐसा तैयार करें? करंट जी। क्या करें? करंट जी। आप कई इंटरव्यू यूट्यूब पे देखते होंगे, सुनते होंगे, उसमें कहा जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि करंट के नोट्स भी वहाँ डे बाई डे आते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि 15 मिनट एक बार न्यूज़पेपर को सरसरी तौर से जरूर देखिए। ये मत सोचिए, लोग कहते हैं इंटरव्यू में कि रोज अखबार पढ़ने की जरूरत क्या है, लोगों ने मेहनत कर रखी है, मंथली बुक्स आती हैं, उन बुक्स को आप पढ़िए, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। मैं कह रही हूँ 15 मिनट अखबार पढ़िए, सिर्फ 15 मिनट। उसमें आप हेडलाइंस, आपका जो एडिटोरियल है वो आप पढ़िए और हेडलाइंस को वो क्या हेल्प करेगा हमारी? वो हेल्प करेगा कि जब आप मूमल, प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी करंट की बुक आप लेकर पढ़ते हैं तो जब आप उसे पढ़ेंगे आपके वो 15 मिनट होंगे, वो 15 मिनट आपको एक फ्लैशबैक में ले जाएंगे, अरे हाँ ये मैंने उस दिन अखबार में पढ़ा था। तो यानी कि आपके माइंड में एक छोटा मोटा कोई ना कोई खांचा बना हुआ होगा जो उसको और मजबूती प्रदान करेगा जब आप किताब पढ़ेंगे तब। तो 15 मिनट हमें क्या करना चाहिए? न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो पहला हुआ राजस्थान जी के, दूसरा हुआ करंट, तीसरा जैसे मैं, तो मुझे कोई भी अपने 2 सब्जेक्ट अच्छे तैयार करने जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने नेट जेआरएफ हिस्ट्री में किया तो मैं हिस्ट्री अच्छा तैयार करूंगी। अगर मुझे पॉलिटिकल अच्छा लगती है तो मैं पॉलिटिकल अच्छी, जैसे मुझे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी तीनों ही अच्छे लगते हैं तो मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी मेरी अच्छे से ही तैयार करती हूँ, हमेशा से याद होता है। तो आपके भी 2 सब्जेक्ट आपको जो अच्छे लगते हैं कि ये मेरा पोर्शन, मेरी ताकत है, इसमें मैं गलतियां नहीं करूंगा, तो वो पोर्शन आपको बहुत अच्छा। तो क्या हुआ? पहला राजस्थान जी के, दूसरा क्या हुआ? करंट, और तीसरा क्या हुआ? कोई भी 2 सब्जेक्ट। और चौथा जो आरची मैम ने कहा, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमी चाहे आपको अच्छी लगती हो चाहे नहीं, जैसे मैंने कहा मुझे 3 अच्छे लगते हैं, इकोनॉमी का नाम नहीं लिया, इसका मतलब इकोनॉमिक्स मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है। इकोनॉमिक सर्वे को न सिर्फ पढ़ना है बल्कि टिप्स पे याद होना चाहिए। कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के आते हैं और 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक्स के सॉल्व करवा देता है। यानी कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस में पढ़ा ही नहीं, जो सिलेबस आपका इकोनॉमिक्स का दिया, राजस्थान का अर्थव्यवस्था है ना, दिए ना, उसमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे से ही आपकी इकोनॉमी सॉल्व हो जाएगी। लगभग 80% इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आप करने की स्थिति में आ जाएंगे। क्या मतलब हुआ? राजस्थान जी के पढ़ा, करंट पढ़ा और सारे टॉपिक इस लेवल पर पढ़ रहे हैं कि मेंस में काम आएंगे। राजस्थान जी के पढ़ा, करंट पढ़ा, 2 सब्जेक्ट तैयार किए, इकोनॉमिक सर्वे, और मेरे हिसाब से आरएस का एग्जाम देने वाला व्यक्ति मेंटल एबिलिटी तो आराम से कर सकता है। कर सकते हैं या नहीं? गणित में तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, गणित में जब मैं पढ़ती हूँ, गणित जैसे, वैसे मैं साइंस मैथ से टीचर बनी थी जब 3rd ग्रेड में हुआ था, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था मेरा, लेकिन मैं कभी नहीं पढ़ती, पर मुझे फिर भी पता है कि पाई चार्ट का क्वेश्चन और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन तो 100% आएगा। 2 टॉपिक पढ़ लो। क्या हुआ? सीधे सीधे इतना करने से मैं गारंटी देती हूँ प्री आपका कोई नहीं रोक सकता। बस ये आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा सिलेबस में क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा, साइंस मुझे नहीं आती, डजंट मैटर,
आप साइंस स्टूडेंट है तो साइंस कीजिए, जनरल साइंस अच्छी लगती है तो कीजिए, टाइम है तो कीजिए, नहीं भी करते और इतना पढ़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा। बस एक चीज़ इसमें और जोड़ देना, एक तो रिवीजन, जो मैडम ने कहा था कंटिन्यूटी, माणक मैडम ने आपको शुरू में कहा था कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आप ध्यान देते होंगे कि हम जब नया साल की शुरुआत होती है तो सब कहते हैं रिजोल्यूशन लूंगी कि मैं कल से सुबह 5 बजे उठूंगी, फिर हम 2 दिन 5 बजे उठते हैं, तीसरे दिन 6 बजे उठते हैं, फिर 7 बजे उठते हैं और फिर धीरे धीरे वापस वही जो हमारा रूटीन होता है उस पर चालू हो जाते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ शुरुआत बहुत अच्छी होती है लेकिन कंटिन्यूटी में वो रहे तभी उसका महत्व है। दूसरी बात रिवीजन, मेरे सिलेक्शन जो भी हुए चाहे वो 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, RS किसी में भी हुआ, उसका सबसे, जब मैं पढ़ती थी आप लोगों की तरह बहुत पढ़ती थी, बहुत, मतलब जैसे टीचर जो पढ़ाते थे वो तो पढ़ लिया, उसके बाद कोई और बुक मुझे मार्केट की अच्छी लगी वो भी पढ़ी, उसका भी जो है वैल्यू एडिशन कर लिया अपने नोट्स में, आज भी वो नोट्स मेरे पास हैं, तो वो सब बहुत किया, तब मेरे सिलेक्शन नहीं हुए, तब 15 नंबर से, 20 नंबर से, 10 नंबर से रह जाती थी। तो ऐसा लगता था हे भगवान, कोई भी पंडित दिखता तो लगता बता दे इसमें गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं हाथ में, तो वो कहता था कि आपकी तो गवर्नमेंट जॉब 3 है, तो मुझे लगता था कितना झूठ बोलता है, या तो एक के बांधे पड़े हुए। पर मुझे बाद में एहसास हुआ कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई मुझे लगा कि अब राजस्थान जी की मैंने एक बार पढ़ लिया, अब तो मेरा रिविजन है, तो जब रिविजन पर जोर दिया तब सिलेक्शन होने शुरू हुए। क्योंकि जब हम रिविजन नहीं करते और बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो जब आप प्री का ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर करते हैं तो क्या होता है, हर क्वेश्चन को पढ़ते ही लगता है ये तो पढ़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, रिवाइज किया नहीं तो याद तो आ नहीं रहा आंसर, लेकिन अंदर जो आपका एक इंटरनल आवाज़ आ रही है कि यार पढ़ा तो था और शायद ये फॉर्मूला लगाया था, वो चीज़ आपको कहेगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और आपका दिमाग पता नहीं कौन से क्वेश्चन को किस ऑप्शन को टिक करके आएगा और बाद में आके पता चलेगा कि नेगेटिव में ज़्यादा क्वेश्चन हो। तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होने का कारण होता है कि व्यक्ति बहुत पढ़ता है और रिविज़न बहुत कम करता है। तो आपका वीकली जो है रिवीजन स्लॉट होना चाहिए, हर वीक में आपको जो संडे मिलता है या जो छुट्टी मिलती है उसमें कम से कम 3 से 4 घंटे आप रिवीजन स्लॉट की बुक कीजिए, जिसमें आपने वीक में जो भी पढ़ा है उसका आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। प्री को क्लियर करने का एक और ब्रह्मास्त्र है जो इजाज सर ने आपको बताया, घटना चक्र। मैं हमेशा हर सब्जेक्ट के, मेरे और सर की दोनों की अलमारी में अलग अलग घटना चक्र पढ़े, मतलब अगर पॉलिटी का मेरे पास है तो पॉलिटी का इनके पास भी अलग से होगा। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं, कई बार मॉडल पेपर खरीद के ले आते हैं, अब उस मॉडल पेपर में क्वेश्चन का लेवल ही नहीं है, वो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो उसको करने का क्या मतलब, आपको वो करना है जो आते हैं। वो कैसे होगा, मान लो मैंने हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, अब आप घटना चक्र लेकर आओगे, हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, 10 साल के जो भी क्वेश्चन आए हो, आपको पता पड़ेगा कि मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैं इसके आंसर दे पा रही हूँ या नहीं दे पा रही हूँ। अच्छा, कई लोग क्या सोचते हैं, कई लोग ऐसा, मैं भी सोचती थी ऐसा, पहले ये सोचती थी कि पहले बहुत अच्छे से पढ़ लूँ फिर क्वेश्चन करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन करूँगी आएगा नहीं तो मेरा मोरल डाउन हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है, पहले तो अच्छे से पढ़ना है फिर क्वेश्चन करना है। मुझे लगता है गलत सोच है, पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बाद में पढ़ेंगे तो भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन किया एग्जाम का, नहीं आता मुझे कुछ भी, फिर भी मैंने क्वेश्चन किया एग्जाम का, मोहनजोदड़ो देखा, ये देखा, पढ़ लिया एक बार। अब मैं जब पढ़ने बैठी सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे ही मोहनजोदड़ो आया और जैसे ही मैंने लाइन पढ़ी और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा गया था, एक विजन आया कि इस पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है। वो कैसे आएगा, जब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर टॉपिक पढ़ेंगे तो लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि इस टॉपिक में। नहीं तो आदमी क्या करता है, A to Z पढ़ता है, पता होता ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो स्मार्ट स्टडीज का मतलब क्या है, 100% सिलेबस को पढ़ने की जरूरत उतना पढ़िए जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है, क्योंकि प्री आपकी बॉर्डर लाइन है जिसके आगे आपको पैर निकालना है, उसके नंबर आपके मेंस में, आपके सिलेक्शन में नहीं जुड़ रहे हैं, उसमें आपको झंडा नहीं गाड़ना है, उसमें आपको गोल्ड मेडल नहीं लेना है, सिर्फ क्लियर करना है, क्योंकि वहां अगर आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं तो एनर्जी आपके काम की नहीं है। अब प्री आपका क्लियर हुआ, मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट थे और आपने प्री के साथ मेंस की तैयारी की थी, कॉमन टॉपिक को पढ़ा, इसका मतलब 40% सिलेबस आपका कवर है। 40% सिलेबस। अब ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट, इवन मैं खुद, क्या होता है, हम एग्जाम देते हैं ना प्री का, उसके बाद आके जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, अपना इतने माइनस हो रहे इतने प्लस हो रहे करते हैं अपन, तो एक आइडिया अपने को लग जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यूट्यूब के वीडियो सर्च करते हैं सारे कि कितनी जा रही है कट ऑफ। अब क्या होता है, जैसे अपने नंबर आ रहे हैं मान लो 85 और यूट्यूब के वीडियो वाले बोलेंगे कि जो 90 आ रहे हैं जिसके वो सेफ है, कुछ बोल देंगे जो 87 में वो सेफ है, कुछ कह देंगे 82 वाला भी सेफ है। तो अब अपन धर्म संकट में आ गए, अब अपने को समझ में नहीं आ रहा अपना हो रहा है या नहीं, और ये बेचैनी आपको तैयारी नहीं करने देगी। तो ये एनालिसिस आपको करना ही नहीं है, आपको सिर्फ
आरपीएससी के आंसर की से अपना पेपर चेक करना है। और अगर आपने ये ठान रखा है कि आपको आरएस बनना है, तो आप अभी अगर मान लो आपके मार्क्स कम भी आ गए तो अगले आरएस को आप दोगे नहीं, क्या दोगे ना, तो फिर करो आप मेंस की तैयारी। यानी कि प्री का एग्जाम देने के बाद 2-4 दिन अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए आप घूमिए फिरिए, जश्न मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन फिर से वापस रिजल्ट आने तक का वेट मत कीजिए। उस टाइम पीरियड को भी आप 20-20 नंबर के जो आपके 6 पोर्शन हैं उनको कवर करने में लगाइए। वो स्कोरिंग पोर्शन है और वो आपको स्कोर दिलाएगा। और सबसे बड़ा मेंस का जो ब्रह्मास्त्र रहेगा वो रहेगा पेपर 4th, जिस पर प्रकाश डाला था कुमावत सर ने। हिंदी और इंग्लिश, 120 नंबर की हिंदी और 80 नंबर का इंग्लिश। किसी की हिंदी बहुत अच्छी होती है और किसी का इंग्लिश। जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है उसका हिंदी अच्छा नहीं होता, जिसकी हिंदी अच्छी होती है उसकी इंग्लिश। इसलिए ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, और इसकी तो इंग्लिश इतनी अच्छी है तो बहुत अच्छा कर लेगा, वो हिंदी में बिगड़ जाएगा। तो हमारा जो भी सब्जेक्ट अच्छा तैयार है, जैसे मेरा मानना है कि प्री की तैयारी के साथ साथ पेपर 4th की तैयारी भी होनी चाहिए। पेपर 4th में सर ने बताया 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन व्याकरण, क्या आएगा, क्या आएगा व्याकरण में, संधि, और क्या आएगा, पर्यायवाची, और क्या आएगा, समास, जो भी आएगा। कुल मिलाकर ये क्या वो चीजें हैं जो आपको नहीं आती, आज तक पता नहीं कितनी बार आपने पढ़ी होंगी। तो क्यों ना ये पर्यायवाची याद करने हैं, या ये संधि सीखनी है, या इसको तोड़ना जोड़ना सीखना है, तो क्यों ना थोड़ा सा टाइम शुरुआत से इसको निकाल कर, और अगर तब भी नहीं किया है तो प्री के एग्जाम को देने के जस्ट बाद से इसकी तैयारी शुरू कर दी जाए। ये वो तैयारी है। अगर 120 नंबर में से आपके हिंदी के 120 नंबर है और आपकी 80 नंबर की इंग्लिश है, अगर 80 नंबर की इंग्लिश आपकी वीक भी है तो भी आप थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करोगे तो 30 नंबर तो ले आओगे, 30 तो ले आओगे ना 80 में से। और हिंदी आपकी बहुत अच्छी है तो 120 में से 80-90 तो ला ही सकते हो। तो 80-90 उधर आ गए और इधर आ गए तो बहुत है हमारे लिए। लेकिन ऐसी हिंदी अच्छी होने के बाद भी अगर वहां पर आप 60 नंबर लेकर आए 120 में से, तो आपने अपने सिलेक्शन को ठोकर मार दी। कई लोगों को भ्रांति रहती है हिंदी तो कर लेंगे, और कुछ नहीं करने में आता। वो पेपर 4th जब सामने आता है ना, उसका प्रेशर इतना होता है, हिंदी वाला हिंदी को सजाने में रह जाता है, इंग्लिश छूट रही होती है, इंग्लिश वाला इंग्लिश को सजाने में रह जाता है, संधि में घूम जाता है। तो इसका मतलब इस पेपर की तैयारी, पेपर 4th की तैयारी आपको शुरू से तैयार करना है और लास्ट तक इसकी तैयारी करें। 20 नंबर का होता है आपका निबंध, कितने नंबर का, 20। और सबसे लाइट लेते हैं हम किसको, निबंध को। क्या हमें लगता है तो बचपन से पढ़ रहे हैं, करते थे ना हम बचपन में, तुम्हारा प्रिय शिक्षक, होली, दिवाली, इन सब पे निबंध लिखते थे। तो लगता है ये तो शुरू से खेल रहे हैं तो खेल लेंगे, हो जाएगा। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि 20 नंबर का जो वो टॉपिक है उसमें करंट आपकी बहुत मदद करता है, और आपका एक जो पढ़ने की आदत आपके अंदर हो, अगर इंटरनल कि आप कभी मोटिवेशनल बुक पढ़ रहे हैं, कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, या कहीं भी आप सुन रहे हैं, तो वो सारी बातें आपकी कहाँ काम आएगी, उस निबंध के कौशल में। इस निबंध के कौशल में जैसे सर ने एक उदाहरण दिया, मैंने लिखा है राजस्थान में पर्यटन और नए आयाम। मान लो यही निबंध आ गया आपका। अब राजस्थान में पर्यटन और नए आयाम, क्या लिखोगे, सोचो क्या लिखोगे इसमें। राजस्थान में पर्यटन के बहुत अवसर है, फिर गिनाने लग जाओगे, राजस्थान में चित्तौड़, कुंभलगढ़, फलाना, ये वो, यही ध्यान आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। ना तो कोई शेरो शायरी ध्यान आएगी, ना कोई कोटेशन ध्यान आएगा, ना करंट। जबकि निबंध में आपकी समसामयिकी से जुड़ी हुई सारी बातें, 15 मिनट का जो आपने अखबार पढ़ा और उस अखबार में आया कि किसको नई सफारी घोषित किया जा रहा है, किसको नया रिजर्व घोषित किया जा रहा है, कहाँ अभी भगदड़ मची जिसके कारण कौन सी बात बहुत ज़्यादा प्रचलन में रही, कौन से आंकड़े किसी सर्वे में आए, करंट में आपने पढ़े, ये सब कुछ आपके निबंध का पार्ट होता है। और निबंध का जो शीर्षक है उसको कृपा करके ध्यान से पढ़े। निबंध के शीर्षक में लिखा था राजस्थान के पर्यटन और नए आयाम। व्यक्ति का दिमाग कितना प्रेशर में होता है, खुलकर पर्यटन 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 लिखकर आता है, नए आयाम को हर किसी से जोड़ना भूल जाता है। और नए आयाम जैसे ही आप छोड़कर आ गए, भूल गए, तो आपके 10 नंबर में से ही स्कोरिंग होगी, 10 तो गए। क्योंकि शीर्षक में 2 भागों में बांटा था निबंध को, पहला भाग 10 नंबर का था, दूसरा भाग 10 नंबर का था। आप केवल पर्यटन की जगह गिनाकर आ गए, बताकर आ गए कि यहाँ ये फेमस है, यहाँ ये फेमस है, हमारी संस्कृति, त्योहार और सबको पता नहीं घोल कर वहाँ पर रख दिया। लेकिन नए आयाम अगर नहीं आए तो स्कोर किस में से मिलेगा, 10 में से। बहुत अच्छा लिखने के बाद भी कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम 7। तो 20 में से 7 नंबर आ रहे हैं आपके निबंध में। क्यों? क्योंकि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो इसका मतलब प्री के साथ मेंस की तैयारी होनी चाहिए। और 4th
फोर्थ पेपर की तैयारी भी मैं तो मानती हूँ कि अगर व्यक्ति चाहता है कि मैं आरएस बनूं तो फोर्थ पेपर की तैयारी भी उसकी प्री के साथ ही होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मैम ने बात बताई एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड, बिल्कुल निश्चित रूप से एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड आपका बेस होता है। मानक मैम ने आपको बताया कंटिन्यूटी और एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड, इनको अगर आप साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस क्या था मैं आपको बता भी रही हूँ, हर बार प्री दिया है, क्लियर हुआ है, तो राजस्थान बोर्ड की किताबों में से हूबहू उठाकर क्वेश्चन लिए जाते हैं, हूबहू, लैंग्वेज चेंज नहीं होती है, डिट्टो लाइन से क्वेश्चन आता है। और आश्चर्य की बात है कि उन क्वेश्चन पर भी लोग आपत्ति लगाते हैं जो राजस्थान बोर्ड में लिखे हुए, उसी को मानेगी गवर्नमेंट। तो करना क्या है, राजस्थान पढ़ लिया, क्या पढ़ा, राजस्थान के दुख पढ़ लिए, आपकी जो राजस्थान की किताबें बोर्ड में चलती है, वैसे सर यहाँ पर जितनी भी फैकल्टीज हैं वो राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी को खुद कंसल्ट करती है और उसको जो वैल्यू एडिशन है ऑलरेडी उसमें कर देती है। पर फिर भी जैसे मेरे जैसे खुरापाती को ऐसा लगता है चेक तो कर ले, है ना, तो ऐसा होना भी चाहिए विद्यार्थी को। तो उसमें क्या करना है, फटाफट से राजस्थान के दुर्ग कर लिए, राजस्थान का दुर्ग देख लो, अगर राजस्थान अध्ययन की किताब में है कहीं दुर्ग का टॉपिक, फटाफट एक बार उसको पढ़ डालो। आप पढ़े हुए हो ऑलरेडी, आपको लगेगा आता है मुझे, कहीं लगा कि ये एक लाइन नहीं है और मुझे नहीं आती थी, तो उसको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, आपका वैल्यू एडिशन हो गया। तो ये आपका पार्ट होगा। घटना चक्र की बात एजाज सर ने कही और मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के साथ साथ होनी चाहिए, ये भी एजाज सर ने बताया। आरची मैम ने पैटर्न की बात की, सिलेबस की बात की, मैंने आपको कहा कि प्री नहीं, साथ में मेंस का सिलेबस भी आपके पास होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन की बात की और बेसिक के बाद वैल्यू एडिशन की मैम ने बात की। कुमार सर ने हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला और वो आपको वास्तव में विजेता बनाएगा अगर आप आरएस में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो। और एक बात कुमार सर ने कही थी अभ्यास की, जिसको मैंने रिवीजन से जोड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर अपनी तैयारी को अपन इस दृष्टिकोण से करें और फिर आपका प्री नहीं निकले, ऐसा संभव ही नहीं है। बस होना ये चाहिए कि जब आप पढ़ने बैठे हैं तो उस समय आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, आपकी चेतना पूरी पढ़ाई पर केंद्रित होनी चाहिए। उस समय अगर आपको बार बार घड़ी दिख रही है या आप कोई टॉपिक लेकर बैठे हो और टॉपिक पढ़ रहे हो और बार बार ऐसे पन्ने गिन रहे हो, अभी कितने बचे हैं, अभी कितने बचे हैं, कई लोग करते भी ऐसा, तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। आप तब पढ़ेंगे जब आपकी एकदम घड़ी पे नजर गई और आपको ओहो 4 घंटे हो गए। बड़ा अक्सर होता क्या है, देखते अच्छा अभी 2 ही बजे क्या, मतलब पढ़ते पढ़ते भी आप एक अनुमान लगा रहे हो कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, मुझे 8 घंटे पढ़ना है, मुझे 10 घंटे पढ़ना है। जब हम सेलेक्ट हुए तो लोग पूछते थे आप कब कितने बजे उठते थे, आप कैसे पढ़ते थे, आपका क्या तरीका होता था। इस सबका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मुझे मॉर्निंग में उठकर पढ़ना अच्छा लगता था, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है तब उठकर पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, जब लोग सो रहे होते थे तब मुझे पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि डिस्टर्बेंस उस समय कम रहता है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। 8 से 10 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे का पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप 5 घंटे में 10 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं, फोकस आपका इतना अच्छा है, तो जरूरी नहीं आप 10 घंटे पढ़ें, आप 5 घंटे रोज पढ़कर भी सेलेक्ट हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी चेतना एक बिंदु पर केंद्रित होनी चाहिए। आपने सुना है ना वो कि अर्जुन को सिर्फ क्या दिखती थी, क्या दिखती थी, मछली। आपको ध्यान होगा जब द्रोणाचार्य अपनी शिक्षा दे रहे थे तो सारे ही पांडव और कौरव वहां खड़े थे, तो हर एक के कान में जाकर उन्होंने पूछा क्या दिख रहा है, तो भीम क्या बोला, मुझे इस पेड़ पर जो चिड़िया है उस चिड़िया नहीं, उसको आम दिख रहे हैं, क्योंकि उसकी खुद की चेतना जो है वो कहाँ है, आम पर। किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को पत्ते दिख रहे हैं, सिर्फ अर्जुन था जिसने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। और तीर कहाँ मारना था, चिड़िया की आंख, यानी कि लक्ष्य हमें दिखना चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपको कह रही हूँ, सही दिशा। कोचिंग क्यों जरूरी है आपके लिए, ऐसा कोई नहीं है कि भाई आप कोचिंग नहीं करेंगे तो नहीं होंगे पास, लेकिन दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि एक बार एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और उतरने के बाद उनको कहीं जाना होता है, तो कुली जो होता है वो सामान उठाने के लिए पास में आ जाता है और वो कहता है कि भाई मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपके पास सामान ज़्यादा है। व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे इस जगह जाना है, बताओ क्या लोगे। तो वो कुली कहता है कि 400 रुपये लेंगे। वो कहते हैं 400 रुपये, इतना भी दूर नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊँगा। वो उसको थोड़ा पैसे कम कराने के लिए बात कहता है और फिर कुली कहता है कि नहीं साहब दूर तो है, 400 से कम तो नहीं लेंगे। तो कहते ठीक है, छोड़ दिया। वो खुद ही लेकर सामान अपना चलना शुरू कर देता है। चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। काफ़ी दूर जाने के बाद उसको लगता है कि थकान हो गई। उधर से वही कुली जो मिला था, वही कुली उसको वापस आते हुए दिखाई देता है। उसको देखता है, कहता है अरे भैया आओ, मुझे जाना है, अब बताओ आप कितना लोगे। तो क्या 800 रुपये। बोले यार पागल हो, इतना तो मैं ही चल के आ गया, आप तुम कह रहे हैं 800 रुपये। तो कहता है कि साहब जिस दिशा में जाना था उसके उल्टे आ रहे हो। तो इसका मतलब दिशा का ज्ञान होना, जाना इधर है, जा इधर रहे हो। मेहनत अगर सही दिशा में नहीं करी और खूब करी, आप जब कहते हो ना यार इतनी मेहनत करता था, रात रात को 2-3 बजे तक इसका प्री क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मेहनत किस दिशा में करनी है, किस तरीके से करनी है, इसका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। और कृष्णा एकेडमी
और कृष्णा एकेडमी का स्टाफ इसकी पूरी कोशिश करता है कि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आए वो इस मटेरियल से आए, और जो मेहनत आपको करनी थी वो हम पहले से कर दें। लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो पढ़ने हैं वो हम पढ़ें, अगर एसएम बोर्ड की या एनसीईआरटी किताब पढ़नी तो वो हम पढ़ें, और हमारे नोट्स में वो चीज़ अवेलेबल हो, ताकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत इसीलिए ज़रूरी होती है। अगर ये ज्ञान आपको ऑलरेडी है या आपके घर में कोई ऐसा है जो ये ज्ञान है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं। इसका मतलब दिशा का ज्ञान हमें होना चाहिए। और एक चीज़ लास्ट कहकर अपनी बात को विराम देना चाहूँगी कि ज्ञान लेने के लिए पढ़े। हालांकि हम सब सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हैं, आप कहोगे कि हम तो सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं, ज्ञान तो इधर साइड में रखा रहता है। हाँ, जब पढ़ो तो ये सोचकर पढ़ो कि जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ ये मुझे जाननी है। मैंने कहा कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, आरएस में मेरे सब्जेक्ट थे हिस्ट्री और फिलॉसफी। अब तो सबके लिए कॉमन हो गया है। 2012 लास्ट पैटर्न था जो मैंने दिया था जब सब्जेक्ट रहे थे, तो मैंने हिस्ट्री और फिलॉसफी लिया था। अब आप सोचो साइंस बैकग्राउंड से वो सब्जेक्ट क्या थे? हिस्ट्री फिलॉसफी। क्यों ली हिस्ट्री मैंने? मेरे को जानना था। मैं ये सोचती थी कि सब कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, फिर अंग्रेज आए, फिर हमने अंग्रेजों को बाहर निकाला, तो मैं जानना चाहती थी। मैंने हिस्ट्री इसलिए नहीं लिया कि ये मेरे आरएस के लिए सिलेक्शन के लिए अच्छा होगा, मैं तो जानती नहीं थी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि मैंने 10th के बाद तो पढ़ी ही नहीं थी। थोड़ी बहुत 10th तक भी पढ़ी, वो पढ़ी, तो बाद में मैंने हिस्ट्री में फिर नेट जेआरएफ तक का कोर्स किया, वो केवल जानने के लिए किया। इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुकरात की एक कहानी है। मैं कई बार आप लोगों से रूबरू होने का मौका कम मिलता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के बैच तो मैंने पढ़ाए हैं, अगर कोई पढ़ा होगा तो उसमें जानता होगा, तो वहाँ मैं उनसे शेयर करती हूँ। सुकरात की एक बात मुझे याद आती है। सुकरात बहुत फेमस फिलोसोफर थे, है ना? पढ़ाए थे कभी आपने सुकरात के बारे में? मुझे इस बात का ज्ञान है कि मैं अज्ञानी हूँ, वो कहते थे। तो पुराने टाइम में बहुत फेमस थे। जैसे होता है ना, अभी हम कहते हैं कोई टीचर का यूट्यूब पे बहुत चल रहा होता है तो हम कहते हैं यार ये टीचर बहुत अच्छा, हमें पढ़ना है। इस तरह से बहुत पॉपुलर थे, तो लोग उनके शिष्य बनने के लिए तरसते थे। तो एक व्यक्ति ने ये ठान लिया कि यार मुझे तो सुकरात से ज्ञान लेना है, मुझे सुकरात का शिष्य बनना है। तो सुकरात के पास गया और कहा, सुकरात जी मुझे अपना शिष्य बना लो। सुकरात ने कोई जवाब ही नहीं दिया। सुकरात बिना कुछ बोले मौन लेकर आगे चले गए। यार बड़ा हो ही जाता है, बड़ा घमंडी सा है, हम तो ऐसे चरण पकड़ रहे हो, झांक ही नहीं रहा। हर दिन वो शिष्य जाता और कहता कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए सुकरात को। सुकरात कोई जवाब ही नहीं देते। ऐसे 10-15 दिन हो गए। फिर सुकरात, आज उस शिष्य ने सोचा कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुकरात को अपना गुरु बनाकर ही रहूंगा। तो उसने ठान ही लिया मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तो शिष्य पीछे पीछे, सुकरात आगे। सुकरात ध्यान ही नहीं दे रहे, शिष्य पीछे पीछे चलता गया। चलते चलते सुकरात नदी में उतर गए, शिष्य भी पीछे पीछे नदी में उतर गया। जब शिष्य नदी में उतरा तो सुकरात ने क्या किया, शिष्य की गर्दन को पकड़ा और नदी में डुबो दिया। नदी में डुबो दिया और डुबाए रखा। जब डुबाए रखा तो पूरा मछली की जैसे तड़पने लगा, स्थिति खराब हो गई, शरीर नीला पड़ने लग गया। तब शिष्य की गर्दन को बाहर निकाला। क्या किया होगा शिष्य ने? क्या किया होगा? तो सोचा यार क्या पागल टीचर है, सब कहते हैं कि इतना अच्छा है। तो जैसे उसकी गर्दन को बाहर निकाला तो सुकरात ने कहा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की थी? किसकी होगी? प्राणवायु की। तो उसने कहा कि मुझे लगा कि मैं बाहर निकलकर सबसे पहले सांस लूं। सुकरात ने कहा जिस दिन ज्ञान की इतनी आवश्यकता हो ना, उस दिन मेरे पास आना। इसलिए मैंने आपको कहा, इसलिए मत पढ़िए कि मुझे आरएस IAS बनना हो, तो आप बन ही जाओगे। इसलिए पढ़िए कि मुझे ये जानना है, मुझे ये ज्ञान अर्जित करना है। जो ये विशाल ज्ञान रूपी समुद्र इस संसार में फैला है, अगर उसकी एक बूंद भी मैं पीकर अपने गले को तृप्त कर पाऊँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इतने ज्ञानी इस दुनिया में बैठे हैं, इसलिए पढ़िए। तो किसके लिए? ज्ञान के लिए, जानने के लिए। और निश्चित रूप से मेरा दावा है, अगर आप इसलिए पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। एज ए कृष्णा एकेडमी के मेंबर होने के नाते मेरा और ललित सर का ये सपना है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अभी का जो स्ट्रीम चल रहा है, अगर आरएस की तैयारी करनी हो तो जयपुर में स्प्रिंग बोर्ड, जोधपुर में उत्कर्ष, लोगों का एक चार्म बना हुआ है। हम धीरे धीरे ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोग, लोकल लोग, आसपास के लोग, किशनगढ़, ब्यावर, नागौर, आसपास के लोग इतनी दूर जाकर अपना खर्चा बढ़ाकर फिर तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ क्या ज्ञान की कमी है? तो उस स्ट्रीम को हम यहाँ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा, अंतरात्मा से पूरी अपनी जान लगाकर ये कोशिश करें कि जितने स्टूडेंट हमारे बीच में आते हैं वो न सिर्फ सेलेक्ट हो, बल्कि सेलेक्ट होकर एक अच्छे
या अच्छी प्रशासिका या प्रशासक के रूप में इस समाज को वो दें जिसकी ज़रूरत समाज को है। धन्यवाद। 50 मार्क्स का दूसरा जो भाग है वो फिर से 50 मार्क्स का है। इस टॉपिक में आपका वृद्धिकरण, पल्लवन, संक्षिप्तीकरण, प्रारूप लेखन और एक किसी दिए गए अंग्रेजी के पैरे का हिंदी में अनुवाद करना, ये आपका दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट है 20 नंबर का, जो कि निबंध लेखन है। अब हम इस पर अगर चर्चा करें कि इस 120 नंबर को हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमने इसको 2 पार्ट में विभाजित किया है। पहला एक भाग है जो इस पूरे पाठ्यक्रम को, जिसको हम 2 भाग में भाग सकते हैं। एक ऐसा भाग है जैसे व्याकरण वाला भाग हुआ, प्रारूप लेखन वाला भाग हुआ। इन भाग को हम निगमन की तरह सामान्य तौर पर बच्चे ज़्यादा गंभीरता में ना जा करके, बच्चे सोचते हैं कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि हुआ तो हम शायद सीधे सीधे उनको रट लेंगे। दूसरा जो भाग है वो आगमन की तरह है और एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए ये जो पार्ट है अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी मतलब उसमें एक प्रशासन को चलाने की कुशल योग्यता होनी चाहिए। और इस पार्ट को करने के लिए यहाँ पर लिखने का काम होता है, जो हम भाग 1 वाला कह रहे थे। हालांकि इसमें सारा लिखना है आपको, लेकिन उस भाग में इतना नहीं लिखना है, कुछ संक्षिप्त शब्दों में आपको अपनी बात व्यक्त करनी है। संधि है तो उसका विच्छेद करना है, विच्छेद दिया है तो वो लिखना है, दिए गए शब्दों के पर्याय लिखने हैं, आपको विलोम लिखने हैं, युग्म लिखने हैं। लेकिन 3 बड़े पार्ट हैं, एक वृद्धिकरण करना और एक संक्षिप्तीकरण करना और एक निबंध लेखन। वृद्धिकरण करने के लिए, निबंध लेखन और पल्लवन संक्षिप्तीकरण करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तब आप ऐसा कर पाएंगे। इसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ है आपके पास मौलिक विचार होने चाहिए, क्योंकि आपको कुछ लिखना है। उदाहरण के तौर पर आपको कोई निबंध दे दिया, जैसे छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते थे कि 15 अगस्त पर, स्वतंत्रता दिवस पर निबंध लिखिएगा। आपको तो एक छोटा सा शब्द दिया है कि स्वतंत्रता पर लिखना है, लेकिन लिखेंगे कब? जब आपके अंदर से मूल भाव उद्घाटित होंगे। सवाल ये कि मौलिक भाव उद्घाटित कैसे करें? तो मौलिक भाव उद्घाटित करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप अच्छे लेखकों की पुस्तकों के संपर्क में आएंगे। जब आप उन लोगों के अच्छे अच्छे विचार पढ़ेंगे तो स्वाभाविकता है कि आपके मन में भी ऐसे विचार उद्घाटित होंगे। मौलिक विचारों के बाद दूसरी बात आती है कि आप अपनी समझ और विश्लेषण क्षमता को विकसित करें। समझ और विश्लेषण क्षमता विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समसामयिक मुद्दों से जुड़े रहें। ये समसामयिक मुद्दे आपको जब आप लिखेंगे हिंदी, तब उसको 2 जगह आपको काम करेगी। एक तो आपकी विश्लेषण क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, और एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो समय और परिस्थितियों को समझे और वो किस परिस्थिति में खड़ा है उसका विश्लेषण करके समाज को एक सही दिशा दे, वो जिस भी पोस्ट पर है। क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी से सबसे बड़ी उम्मीद यही रखी जाती है कि वो समाज को आगे ले जाएगा, देश को आगे ले जाएगा, उसे एक सही दिशा देगा, उसका ठीक से विश्लेषण करने की उसमें क्षमता हो। इसके लिए आप समसामयिक विषयों से को ज़्यादा पढ़ें, उनका विश्लेषण करें कि कैसे क्या लिख रहा है लेखक। उसके अलावा आप में लेखन क्षमता होनी चाहिए। लेखन क्षमता में 2 बातें आती है कि एक तो आपकी लेखनी सुंदर हो, तो लेखनी सुंदर अगर नहीं भी है आपकी तो इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं है, आप लिख सकते हैं। अगर आपको सीधी लाइनें खींचने आ गई, गोल सर्किल बनाना आ गया, तो समझ लो कि अगर आपकी लेखनी अच्छी नहीं है तो भी आप अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। ये तो बात है कि वर्ड सुंदर हो, लेकिन सवाल ये है कि जो आप शब्द चयन कर रहे हैं वो शब्द किस दिशा में आपको लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब आप लिखेंगे निबंध, उस समय कीवर्ड्स जो होती है, यानी एक शब्द जो होता है, वो शब्द आपकी चाबी होगी, वो शब्द आपकी दिशा निर्धारित करेगा कि मैं किस शब्द को पकड़ रहा हूँ, ये शब्द मुझे कितना इस पर लिखने के लिए मुझे प्रोत्साहित करेगा, मुझे एक दिशा देगा। तो आपके पास शब्द अच्छे होना चाहिए, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए जब आप लिखेंगे, क्योंकि एक ही शब्द के बहुत सारे पर्याय होते हैं, लेकिन आप में से वो शब्द चयन करना है जो आपको उस निबंध को लिखने में, उस संक्षिप्तीकरण को लिखने में, उस वृद्धिकरण को करने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि शब्द चयन सबसे बड़ी बात है प्राथमिकता, और प्राथमिकता आपको हमेशा रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप आरएस बनने जाओगे तो वहाँ पर भी आप यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, वहाँ पर भी जब पोस्टें होगी, कैंडिडेट तो लाखों में जाएंगे, पोस्ट सीमित होगी,
तो वहाँ पर भी आपका चुनाव भी प्राथमिकता के आधार पर होगा। ऐसा नहीं कि किसी को ले लिया। तो आप भी जब लिखेंगे, शब्दों का जब चयन करेंगे, तो शब्दों को प्राथमिकता देनी होगी कि मुझे कौन से शब्द का चयन करना है जो कि मुझे लिखने में मदद करेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास एक निश्चित प्रारूप होगा। आपके पास 3 पार्ट है। अगर आपको संक्षिप्तीकरण करना है, 150 शब्दों में जो बात समाहित थी, उस बात को आपको केवल 50 शब्दों में समेटना है। अगर आप अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो उस विषय वस्तु को, जो इतनी बड़ी विषय वस्तु जिसको आपको 50 शब्दों में समेटना है, तो शायद आप अगर अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छे शब्दों को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो आप जो अपनी बात कहना चाहते हैं वो उस 50 शब्दों में नहीं कह पाएंगे। और अगर आपने अच्छे शब्दों का चयन किया है तो आप 50 शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देंगे, और जब कोई पेपर आपकी कॉपी चेक करेगा तो निश्चित तौर पर वो आपसे प्रभावित होगा और अच्छे मार्क्स आपको देगा। उसी तरह से जब हमको वृद्धिकरण करना है, आपको एक छोटा सा दिया जाता है, छोटा सा कोई टॉपिक दे दिया, मान लीजिए क्षमा वीरों का आभूषण है। अब पंक्ति तो इतना ही है कि क्षमा वीरों का आभूषण है, आपको इसे 150 शब्दों में उकेरना है। अब 150 शब्दों में जब आप लिखेंगे तो भी आपके पास शब्द होने चाहिए। अब शब्द कैसे बढ़ेंगे? शब्द तब बढ़ेंगे जब आप अच्छी पुस्तकों के संपर्क में होंगे, नियमित आप पुस्तकें पढ़ेंगे, आप अपना वोकेब बढ़ाएंगे, यानी वो हिंदी का शब्द भंडार जब आप बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ आपके व्यवहार में आएगी। उसी तरह से जो हम अभी समसामयिक विषयों की बात कर रहे थे कि आप अपनी विश्लेषण क्षमता को विकसित करें, इसके लिए समसामयिक विषयों से ज़्यादा जुड़े। उसका प्रमुख कारण ये कि 20 नंबर का जो आप निबंध लिखेंगे, पहले आपके पास लगभग 500 शब्दों में लिखने की स्वतंत्रताएं थी, अब उसको 250 शब्दों में कर दिया है। यानी आपको एक तरह से बांध दिया है, आपको एक घेरा दिया है कि उसके भीतर रह करके आप अपने आप को कितना बेहतर अपना प्रदर्शन कर पाते हैं, कि क्या आप उस स्थिति में अपने आप को प्रेजेंट करने के काबिल है या नहीं है। इसलिए हमको अच्छी चीज़ें पर सीखनी होगी, क्योंकि आपको बहुत सारी बात, छोटा सा निबंध दिया है कि राजस्थान में पर्यटन और नए आयाम। अब पर्यटन माना कि हम युगों से देखे आ रहे हैं, जब हम नहीं थे तब भी हमारे यहाँ पर्यटन था, लेकिन वो कह रहे हैं नए आयाम। नए आयाम को आपको जोड़ना, इसका मतलब आपको समसामयिक विषयों से जुड़ा रहना पड़ेगा। समसामयिक विषयों से जुड़े रहने के लिए अच्छे लेखकों की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। नए नए समाचार पत्रों में जो आर्टिकल्स जो आते हैं, राजस्थान के जो अच्छे अखबार हैं, राजस्थान से बाहर के, जैसे आप सिविल सेवा में जाए थे तो द हिंदू आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, वो अंग्रेजी में आता है। आप चाहे तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए, आप सीख सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि अभ्यास, क्योंकि कहा गया है, कवि वृंद, हिंदी के रीतिकालीन कवि वृंद ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर आप बार बार अभ्यास करते रहेंगे किसी विषय वस्तु का, हो सकता है पहली बार में आप नहीं समझ पा रहे हैं, दोबारा पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आप उसमें, उस स्थिति में अपने आप को खड़ा करने के काबिल बनेंगे। मैं चाहूँगा कि और भी वक्ता हैं, आदरणीय सर भी कहेंगे, और मैंने बताया कि हम एक कुशल प्रशासिका हमारे बीच मौजूद हैं, सीमा जी, वो भी आपको अपने विचार रखेंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबका एक बार से जो अतिथिगण पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पावक की लपटों में तपकर सोना कुंदन बन जाता है। पावक की लपटों में तपकर सोना कुंदन बन जाता है। भाव शुद्ध हो नन्ना धागा रक्षा बंधन बन जाता है। संघर्षों की भट्टी में तप जाना यूं ही खेल नहीं, त्याग तपस्या बलिदान से व्यक्ति माथे का चंदन बन जाता है। अतिथियों का आदर सत्कार, सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम, आप सब अध्यापकों को मेरा प्रणाम, और जितने भी विद्यार्थी आए हुए हैं उन सब से एक शुभाशीष मेरी तरफ से। मैं व्यक्तिगत तौर पे ललित सर से सन 2008-2009 से जुड़ा हुआ हूँ। संभवतः हो सकता है सबसे पुराना ललित सर से जुड़ा हुआ मेरा ही रहा हो। और जब मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैं ललित सर से मिला था, और इनके साथ कुछ समय मैं दिल्ली भी रहा हूँ, दिल्ली में। फिर उसके बाद आफ्टर एमए करने के बाद मैं सर के कहने पे दिल्ली में सिविल सर्विसेज तैयारी के लिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के साथ गया, और दिल्ली में मैंने इसकी कोचिंग करी है। तो मेरा जो विषय है, जो कंटेंट है, वो अर्थशास्त्र है, और मैं आपको जो बातें मेरे को बतानी है, आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ, उस संदर्भ में मैं आया हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, इंडियन इकोनॉमी क्या है और राजस्थान इकोनॉमी क्या है। ये चारों अलग चीज़ें हैं। जनरली हम क्या समझते हैं, जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आरएएस में, जरूरी नहीं हो इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स का अर्थ है अर्थशास्त्र,
और इकोनॉमी का अर्थ है अर्थव्यवस्था, दोनों अलग चीज़ है। सामान्य तौर पे आरएस प्रीलिम्स में और मेंस में जिसकी आप तैयारी करना चाह रहे हैं वो प्रश्न संबंधित है अर्थव्यवस्था से, साथ ही में वो भारतीय अर्थव्यवस्था भी हो सकती है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी हो सकती है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि वगैरह से संबंधित चैप्टर्स आते हैं, लेकिन उसको और डीपली एनालाइज करते हैं और तो बात आती है दो प्रकार की, एक भारतीय अर्थव्यवस्था की, एक राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान अर्थव्यवस्था में तो मैंने बताया खास तौर पे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब राज्य स्तर पे सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा, राज्य की जनसंख्या कितनी है, इससे संबंधित जो प्रश्न है, साक्षरता से संबंधित प्रश्न है, इनका पैटर्न बनता है। साथ में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जब बात आ रही है तो इसमें हम बात करते हैं बजट निर्माण की, बजट कैसे हुआ, कैसे तैयार किया गया और आय और व्यय का जो हिस्सा है सरकार की तरफ से वो कितने चीज़ों में, कितने सेक्टर्स में विभाजित है, इसके संबंधित प्रश्न आते हैं। तो जो मैं आपको यह बात कहना आया हूँ, तो आप ये बात कहते हैं कि इकोनॉमिक्स हमारा कमज़ोर है या उसको हमें मजबूत करना है, तो इकोनॉमिक्स अलग चीज़ है, इकोनॉमी अलग है। तो आपको दोनों पे फोकस करना है जिसमें अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है। और जो प्रश्न बनने लग गए, जो पैटर्न सामने आ रहे हैं इकोनॉमी के, वो करंट अपडेट्स बहुत आ रहे हैं, यानी जो न्यूज़पेपर पढ़ने की बात की गई वो कंपलसरी है। इकोनॉमिक्स अब इतना वास्ट हो गया है, इतनी चीज़ें बनने लग गई है कि इसमें अपडेशंस है, तो आपको रेगुलर अपडेट होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन इंडेक्स बढ़ा है तो एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़बरदस्त नेशनल इनकम के ऊपर, नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं। अकाउंटेंसी से भी क्वेश्चंस है जो आपके बजट निर्माण, लेखांकन की बातें आरएस प्रीलिम्स के सिलेबस में की गई है, तो इसका पोर्शन बहुत है। मेंस में इसको लिखना कैसे, हाउ टू राइट द आंसर, ये सबसे ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। और जब इनकी आप एनालिटिकल बेस पे तैयारी करते हैं, यही प्रश्न आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो बेसिक्स क्वेश्चन से शुरुआत, हम जीडीपी वगैरह जैसे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और उसमें ही हम एनालिटिकल बातें करनी है। और एक क्वेश्चंस को इस तरह से पूछा जाता है कि आपको उसकी डीपली स्टडी आनी चाहिए। सिलेबस को तो कवर करना है, साथ में करंट अफेयर्स के अपडेट के साथ करना है। आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का प्रयास क्या है। जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू वृद्धि दर क्या है, तो सामान्यतः आप लोग आंसर देंगे कि हिंदुओं की कोई पॉपुलेशन बढ़ी, उससे संबंधित होगा हिंदू ग्रोथ रेट, लेकिन ये आंसर ही गलत है। ये प्योर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन आजकल ये कंपटीशन में पूछा जा रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट इज टोटली एसोसिएटेड विद नेशनल इनकम। तो 70s के डिकेड में राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हुए डॉक्टर राजकृष्णा, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया और ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ। तो आरएस के इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। साथ में अगर और टेक्निकल की बातें करूं तो हम बात करते हैं एलपीजी की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी गैस नहीं कह रहा हूं। तो 1991 इसके सुधार पूछे जा रहे हैं वर्बली, आप इंटरव्यू में इन बातें को पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस तरीके से बोलना है या इस तरह से राइटिंग लिखनी कि 1991 में ऐसा क्या हुआ जो मनमोहन सिंह ने किया, और अब जो डिमोनेटाइजेशन हुआ कुछ समय पहले और अभी 2000 का नोट बंद हुआ, कैशलेस इकोनॉमी आना, ये करंट अपडेट है। हिस्ट्री पॉलिटिकल तो पुराना हो गया, अब बातें क्रिएशन पे आ गई है, नई चीज क्या है। हिस्ट्री पॉलिटिकल तो बेस हो गया, लेकिन अब करना क्या चाहते हैं, इकोनॉमी करेगी कैसे ग्रो। 2000 का नोट बंद किया, इससे फायदा है या नुकसान है, इसके एवज में क्या क्या चीजें चलानी चाहिए। अभी भी जो न्यूज़पेपर्स है उसमें यूपीआई ट्रांजैक्शंस के ऊपर बहुत बात आ रही है। यूएसए जो है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये यूपीआई ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट है, क्योंकि ये यूज़ करते हैं अधिकतर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस पर आप लिखा हुआ देखते हो वीज़ा या मास्टर कार्ड। ये प्योर इकोनॉमिक्स की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए इनबिल्ट, ये कोई पढ़ाए या नहीं पढ़ाए खुद को पता होने वाली बात है। तो अमेरिका जो है या यूके है, यहाँ पे वीज़ा या मास्टर कार्ड चलता है, जो आप अपने एटीएम पे भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यूपीआई अगर वहाँ पे लागू कर दिया तो उनकी इनकम कम हो जाएगी। तो क्या हमारे इंडिया को यूपीआई लागू करना चाहिए था या इन कार्ड की प्रणाली करनी थी। तो ऐसे आप डिबेटेबल सोचो, इस पर संवाद करना जरूरी है, तब वो एनालिटिकल कंसेप्ट क्रिएट होना चाहिए। मैं ये बात कहना आया था आपसे, आप लोगों से अच्छा लगा। और आखिर में मैं यही कहूँगा, मंजिलें मिली जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद।